गुड मॉर्निंग प्यारे खजूरो। गुड मॉर्निंग 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 गुड मॉर्निंग। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, प्यार भरा नमस्कार सभी प्यारे खजूरों को। अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग खजूरो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल जी? गुड मॉर्निंग। सब प्रेजेंट? गुड मॉर्निंग। ऑल रोल नंबर प्रेजेंट हियर। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। की हाल चाल जी सारे आदा? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ये देखो शुरू होते ही आते ही सर पहले सॉन्ग गुड मॉर्निंग बाद में सर तुसी प्रॉमिस कितना सी सॉन्ग सुनाओगे। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग प्रिया जी। प्रिया जी ने तो मेरा नाम ही जग्गू सर रख दिया है गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जी। की हाल चाल जी सारे आदा? वधिया हो? बढ़िया एकदम मस्त। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। नेटवर्क इश्यू हो रहा है? ओके, एक बार रिफ्रेश कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। यस डेफिनेटली आई एम योर टीचर, योर मेंटर, फिजिक्स का नीट का हम सफर। कौन है वो? जगजोत सर आप लोगों के सामने हाजिर हूं लेक्चर नंबर 3 लेके। क्या हालचाल है? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ठीक है, क्या बोल रही है मैम? अच्छा, तुम लोग इधर की उधर बहुत करते हो ओके, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। की हाल चाल सारे आदा? वधिया मस्त एकदम झक्कास, बहुत बढ़िया। चलो वधिया ही होना चाहिए। ठीक है, देखो भाई सॉन्ग तो नहीं सुनाऊंगा। मैंने एक फिजिक्स की शायरी तैयार करी है। आज सुबह आते आते ऑफिस आते आते मैंने एक शायरी तैयार करी है, वो आपको सुनाऊंगा। शायरी नहीं है, लव स्टोरी है। लव स्टोरी भी नहीं है, प्रपोजल स्टोरी है। सुनना चाहोगे? क्या सुनना चाहोगे? खजूर और खजूरनी की प्रेम कहानी। प्रेम कहानी तो नहीं है, जस्ट एक प्रपोजल स्टोरी है। कौन सुनेगा? सुनाए क्या? करें शुरुआत? क्या कहते हो? चार्ट में बताओ तब करेंगे शुरुआत। अगर यहां पे मुझे 1 मिनट के अंदर 400 दिल मिले तो स्टार्ट करूंगा, नहीं मिले तो नहीं करूंगा। नहीं मिले तो नहीं करूंगा मैं। मुझे यहां 400 हार्ट्स नजर नहीं आए तो नहीं करूंगा। ठीक है, सुबह सुबह बनाई है मैंने कार में आके, विदाउट चैट जीपीटी आजकल बच्चे कहते हैं सर चैट जीपीटी से बना दी होगी। हम नहीं यूज करते चैट जीपीटी, कहां है? ये तो हम खुद बना देते हैं। फिजिक्स वाली शायरी है, फिजिक्स वाली शायरी। पहले बता दूं मैं, इसमें फिजिक्स बहुत है। समझ तुम्हें तभी आएगी जब तुमने मेरे लेक्चर अटेंड करे होंगे। तो जो मेरे लेक्चर अटेंड करता है उसको ही मेरी शायरी समझ में आएगी। तो यहां भी पढ़ाई है, देखा? यहां भी फिजिक्स ने तबाही मचाई है, यहां भी पढ़ाई है, शायरी में भी पढ़ाई मिलेगी आपको। तभी समझ में आएगी जब अगर आप ध्यान से सुनोगे, और फिजिक्स इसमें अच्छी खासी लगेगी। जो शायरी में सुनाऊंगा, जो भी मैं आपको सुनाने वाला हूं, उसमें फिजिक्स बहुत है। ठीक है, सुना दूं? चलो भाई, अब तुमने इतने कर दिए हैं तो सुनाना ही पड़ेगा। चलो ठीक है। ओके, देखो ये है लव स्टोरी खजूर और खजूरने की। आई विल नॉट से लव स्टोरी। मैं तो ये बोलूंगा भाई, एक बार एक खजूर को एक खजूरनी पसंद आ गई। अब जो खजूरनी है ना, वो पढ़ाकू बहुत है। खजूर जैसे खजूरनी के पास गया, जैसे ही गया, खजूरनी ने बोला चल चल निकल जा यहां से, पढ़ाई की बात करनी है तो कर। और खजूरनी का फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? बताओ कौन सा सब्जेक्ट है खजूरनी का फेवरेट? फिजिक्स। तो खजूरनी ने कहा अगर मेरे से बात करनी है तो सिर्फ पढ़ाई की करियो, इसके अलावा और कोई बात मत करियो। तो खजूर को गुस्सा आ गया। खजूर ने अपने ईगो पे ले लिया। खजूर ने कहा अच्छा ऐसी बात है। तो खजूर ने प्रपोजल तैयार किया पूरे फिजिक्स में। सुनो, लिख के लाया। इतना बड़ा प्रपोजल है कि मैं याद नहीं कर सकता, लिख के लाया। सुबह सुबह तो लिखा है। तो खजूर ने प्रपोज करते टाइम, या फिर उसको मनाते टाइम, अपनी खजूरनी को मनाते टाइम क्या बोला? करते हैं प्यार तुम्हें इतना, ये कैसे समझाएं? करते हैं प्यार तुम्हें इतना, ये कैसे समझाएं? ये कोई फिजिकल क्वांटिटी थोड़े ना है कि नाप के दिखाएं। तेरे प्यार ने दिया है इस दिल को ऐसा एक फोर्स कि इसका पूरा लीनियर मोमेंटम बदल गया। तेरे प्यार ने दिया है इसको एक ऐसा एक्सटर्नल फोर्स कि इसका पूरा लीनियर मोमेंटम बदल गया। और ये दिल तुझ पे ऐसे फिसला, ये दिल तुझ पे ऐसे फिसला जैसे इंक्लाइन प्लेन पर रखा सिलेंडर बिना रोलिंग हुए फिसल गया। तुझे देखकर मेरे अंदर हुआ ऐसा हंगामा है, तुझे देखकर मेरे अंदर हुआ ऐसा हंगामा है। पहले था पीवी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट आइसोथर्मल प्रोसेस में, आज है ये एडियाबैटिक प्रोसेस जिसमें कांस्टेंट पीवी की पावर गामा है। बस तेरे इंतजार के टॉर्क में, बस तेरे इंतजार के टॉर्क में तेरे आसपास घूमता रहता हूं। और अगर कोई पूछे टॉर्क का फॉर्मूला
तो RF sin थीटा कहता हूं। समझना चिंगारी अपन को, अपन तो एक फायर है। समझना चिंगारी अपन को, अपन तो एक फायर है। अगर तू बोलेगी हां तो दूंगा तुझे पिना तेरी उंगलियों में, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² है। चलो, आई होप फिजिक्स भी समझ में आई होगी और शायरी भी। पूरा फिजिक्स का यूज किया खजूर ने। तो जिंदगी में भी कोई चैलेंज आए तो उसको पॉजिटिव लेना चाहिए। नहीं मानी खजूरनी, ना माने सही, बस उसने हमारे ईगो को हट किया। उसने कहा फिजिक्स की बात, तो ले फिजिक्स की बात करेंगे, सिर्फ फिजिक्स की बात करेंगे। और शायरी में भी पूरी फिजिक्स घुसा डाली। ठीक है, नोट कर लेना शायरी को, 2-4 कॉन्सेप्ट याद हो जाएंगे तुम लोगों को। ठीक है, तो अगली बार से मैं कोई गाना नहीं सुनाऊंगा, अगली बार से मैं एक नई शायरी बनाऊंगा। चलो, बता देना मुझे बाद में चैट में कैसी लगी ये शायरी, किस किस को याद हो गई, लिख के दे देना मुझे। ठीक है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट समझ नहीं आए, पता चले आज डाउट सेशन में यही डाल दिया जाए। सर ये समझ नहीं आया, उंगलियों में mr² कैसे पहनाएंगे, बताना जरा मुझे। उंगलियों में mr² कैसे पहना सकते हैं? किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² है? क्या पहनाएगा वो उंगलियों में? आया समझ में? बताना जरा। ठीक है, 3-4 कॉन्सेप्ट, अच्छे कॉन्सेप्ट छुपा रखे थे शायरी में। एक तो तुम्हें रोलिंग मोशन समझाया, तुम्हें फोर्स की वजह से मोमेंटम का बदलना समझाया, टॉर्क की वजह से घूमना सिखाया, एडियाबैटिक आइसोबारिक प्रोसेस, एडियाबैटिक और आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में बताया। ठीक है, हाँ, तो लाइफ में भी पढ़ते रहो, लड़कों के लिए खासकर है। अगर तुम पढ़ोगे तभी किसी को mr² दे पाओगे, और खजूरनियां अगर अच्छे से पढ़ाई करेंगी तभी एक अच्छी mr² ले पाएंगी। ठीक है, ओके, क्लियर। आत्मनिर्भर है भैया अपनी खजूरनियां, आज के टाइम में उन्हें परवाह नहीं है ना। पढ़ के सर हम वैसे ही बहुत अर्न करेंगे, हमें कोई किसी पे डिपेंडेंसी नहीं है ना। बट हाँ, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया अच्छी तरीके से, क्लियर, ओके, चलो डन। बच्चा कह रहा है अगर कॉमर्स वाली खजूरनी निकली तो फिर अपने पास कोई सोल्यूशन नहीं है। फिर तुम इतने स्मार्ट बनो कि तुम्हें कोई प्रपोज करे भाई फिजिक्स में। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर मैं ना एक मेरे मित्र हैं कॉमर्स वाला में, निखिल सर, शायद जानते होंगे, काफी फेमस टीचर है, उनसे लिखवा दूंगा शायरी तुम्हारे लिए। ठीक है, कॉमर्स वाली शायरी भी लिखवा दूंगा। चलो ठीक है। सो यार, यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं। लॉन्च इन डीपीपी यू कैन नाउ चूज योर प्रैक्टिस स्टाइल। आप अगर डीपीपी अटेम्प्ट करते हो तो उसमें 2 प्रैक्टिस स्टाइल होते हैं। अगर आप देखो यहां पे क्विज मोड और दूसरा प्रैक्टिस मोड आता है, तो 2 तरीके से आप डीपीपी को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो प्रैक्टिस मोड क्या? प्रैक्टिस मोड तो बहुत आसान है, आप प्रैक्टिस करते हो, आपने क्वेश्चन किया, नहीं आया सर, क्वेश्चन नहीं आया, उसी के साथ सॉल्यूशन आप देख लेते हो, दैट इज प्रैक्टिस मोड। आप इसको देख सकते हो, प्रैक्टिस एट योर ओन पेस, अपनी स्पीड के हिसाब से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, सॉल्यूशन साथ के साथ देख सकते हो। क्विज मोड में क्या होता है, पहले आपको सारे क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, ये बेटर मोड है। क्विज मोड में करना चाहिए, पहले आप सारे क्वेश्चंस करो, जैसे क्वेश्चन हो जाए उसके बाद आप उसके सॉल्यूशन देखो। तो आप डीपीपी पे भी ध्यान दें, मैं आपको बता के चल रहा हूं। डीपीपी अगर आप नहीं सॉल्व कर रहे हैं तो डीपीपी भी ध्यान दें। इसके बाद प्रैक्टिस और क्विज मोड आपको ऐसे ऐसे नजर आ जाता है, आप देख सकते हो। इसके अलावा इसने एक चीज और ऐड करी है, जो ऐप में आप लोगों को बहुत जल्दी अपडेट मिलेगा। आपका क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल मेंशन होगा आपसे क्वेश्चंस के ऊपर, और अगर कोई क्वेश्चन पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो उसके ऊपर हाईलाइट होगा। तो ये एक नई चीज ऐड कर रहे हैं हम इसमें ऐप में। सो यस, डेफिनेटली इससे आपको काफी मदद मिलेगी प्रिपरेशन के टाइम। ठीक है ना? कौन कौन क्विज मोड पे करता है पहले मुझे बताओ फटाफट, थम्स अप करो जो क्विज मोड पे इसको अटेम्प्ट करता है। प्रैक्टिस मोड इज ओके, प्रैक्टिस मोड उसके लिए जिसने अभी अच्छे से लेक्चर नहीं देखा, बट क्विज मोड पे करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। क्विज मोड इज बेटर, बट हाँ, आपके पास दोनों मोड है, आप अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो तो आप प्रैक्टिस मोड पे भी कर सकते हो। आप तरीके दोनों हैं, आपके पास दोनों ही मेथड है, आप किसी को भी यूज कर सकते हो। ठीक है, यस डेफिनेटली। चलो जी, आज कुछ नई नई चीजें पढ़ेंगे। शेल थ्योरम, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद डेप्थ, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। बस इसके अलावा मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ओके, कुछ सवाल भी दिए थे ना मैंने, है ना। एक तो सबसे पहले आज हम लोग पहले ये देखेंगे, हम लोगों ने वेरिएशन विद हाइट पढ़ा था। एक छोटा सा रिकैप ले ले। हम लोगों ने कल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला देखा था, याद है आपको? आपको फोर्स का फॉर्मूला पता है? कल हम लोगों ने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखा था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस पे डिस्कशन किया था। और हमने देखा था सरफेस पे क्या होता है और हाइट पे क्या होता है। अभी हमने जो भी इस पे चर्चा की थी वो हमने चर्चा की थी एट सरफेस, अर्थ की सरफेस पे या प्लैनेट की सरफेस पे। अगर आप इसका फॉर्मूला देखते थे तो हमें एक फॉर्मूला नजर आया था, जल्दी से बताओ फॉर्मूला क्या था, छेती छेती दस दो की फॉर्मूला सी। सर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो था सरफेस पे वो क्या होता है, g टाइम्स मास ऑफ प्लैनेट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर। इसी को आप लिखते थे 4/3 g
पाई डेंसिटी ऑफ प्लैनेट इनटू रेडियस ऑफ प्लैनेट। याद है ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, ये सरफेस पे पढ़ा था। फिर हम लोगों ने हाइट पे भी फॉर्मूला देखा था। आप किसी हाइट पे जाते थे, एट हाइट, हाइट सरफेस से ही नापी जाती थी, किसी हाइट पे अगर आप देखते थे तो भी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था। क्या फॉर्मूला देखा था भाई? वहां पे हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, सिंपली हो जाता है GME। अगर हम अर्थ की बात कर रहे हैं तो वहां पे रेडियस ऑफ अर्थ और जो भी हाइट है उसका स्क्वायर। प्लेनेट की बात करोगे तो ME की जगह MP कर देना, ME का मतलब मास ऑफ अर्थ है, MP कर दोगे मास ऑफ प्लेनेट हो जाएगा। RE का मतलब रेडियस ऑफ अर्थ है, RP कर दोगे तो रेडियस ऑफ प्लेनेट हो जाएगा। ये हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है ना, ये फॉर्मूला पढ़ा था। और शॉर्ट ट्रिक्स भी वगैरह भी पढ़ी थी, तो मेजर फॉर्मूला हम लोगों ने ये पढ़ा था। आज हम लोग जो शुरुआत करेंगे लेक्चर की वो करेंगे छोटी हाइट्स के लिए। अगर हाइट छोटी हो, बहुत ज्यादा बड़ी हाइट ना हो, तो ये वेरिएशन कैसा नजर आता है, ठीक है ना, तो ये वेरिएशन कैसा नजर आता है हम लोग सबसे पहले इस पे डिस्कशन करेंगे। हाइट वाले में भी मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, बहुत आसान तरीका बताया था आपको मैंने, एक मेथड और बताया था। अगर आपको वो बोल दे, याद है, सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको पता है जी होता है, वो बोले किसी हाइट पे चले जाते हैं, यहां पे किसी हाइट पे चले जाते हैं, H हाइट पे चले जाते हैं, और वो पूछ लेता है आपसे, ठीक है ना, आपसे हाइट पे बोल देता है कि सर यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G/n टाइम्स हो गया है। तो आपको याद है यहाँ पे हाइट का फॉर्मूला क्या था, √n-1, सॉरी हाँ सही है, √n-1 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। ये याद आया आपको? ये फॉर्मूला भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, इससे भी हमने काफी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करे थे। तो ये कुछ चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी थी लास्ट क्लास में, ठीक है। स्मॉल हाइट के वेरिएशन के बारे में अब डिस्कशन करेंगे। पहले बताओ यहां तक AK-47 है, जल्दी से कमेंट्स में। हाँ जी खजूरो, AK-47 है यहां तक। क्या स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, याद है ना? इसमें जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है चैप्टर में, पर वैसे ही पूछ रहा हूं रैंडमली, पता है ना। चलो ठीक है, तुम्हें आज के बाद स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी याद होना चाहिए। पता चले अब सबको सिर्फ mr² ही याद रहे। सर हमें तो एक ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है सर, mr²। सर सपनों में हमें mr² ही नजर आता है, ठीक है ना। कोई नहीं लेगा तुमसे mr², पहले 2/5 mr² बताओ स्फीयर का, ठीक है। बस mr² याद है सर हमें। सर आप ही ने हमें मोटिवेट किया है mr² के लिए, ऐसा कुछ नहीं है भाई। mr² जिंदगी में बहुत बाद में आएगा, ठीक है। तुम्हें ऐसी भी चीज चाहिए लाइफ में, है ना, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होता है। किसका? गाड़ी के टायर का। क्यों सर? वो सॉलिड सिलेंडर है, वो भी चाहिए जिंदगी में, बहुत कुछ चीजें चाहिए, mr² भी चाहिए, ठीक है। ओके चलो, वेरिएशन फॉर वेरी स्मॉल हाइट। छोटी हाइट के साथ वेरिएशन आपको कैसा नजर आएगा? चलो बताओ, छोटी हाइट के साथ आपको वेरिएशन कैसा नजर आएगा? मान लो ये अर्थ है और यहां से ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे है, फॉर्मूला तो वही है, फॉर्मूले में थोड़े ना चेंज कर देंगे, फॉर्मूला वही है, रेडियस ऑफ अर्थ आ रही है और ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे है ना, ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे है, पर हाइट क्या है वो काफी छोटी है। वैसे भी रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में साइट को हम क्या लेके चल रहे हैं, बहुत छोटा लेके चल रहे हैं। तो यानी कि आप बोलोगे सर जो हाइट है ना ये काफी छोटा है, काफी छोटा हाइट है सर, बहुत छोटा है। रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है सर? रेडियस ऑफ अर्थ सर ये होता है अप्रोक्सीमेटली कितना, 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर होता है रेडियस ऑफ अर्थ। यानी कि अगर आप ध्यान से देखोगे आप कह सकते हो 6400 इंटू 10 की पावर 3 मीटर, ये है रेडियस ऑफ अर्थ। अब जो आप हाइट लोगे, आप इससे जो हाइट लोगे वो 100 टाइम्स या फिर 1000 टाइम्स स्मॉल ले लो, है ना, तो आप उसको छोटी हाइट कह सकते हो, काफी छोटी हाइट कह सकते हो। 100 टाइम्स 1000 टाइम्स छोटी हाइट को आप कंसीडर कर सकते हो, छोटी हाइट आप उसको कंसीडर कर सकते हो। और फॉर्मूला भी हम लोगों ने पढ़ा था एक्सेलरेशन का, क्या होता है जनरल फॉर्मूला, GME डिवाइडेड बाय RE प्लस और H इसका स्क्वायर। अब ऐसे में बड़ा कौन है? REH। कौन बड़ा है? REH, RE बड़ा है। आप इसमें से क्या कॉमन ले लोगे? RE कॉमन ले लोगे। याद होगा बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन में ये चीज मैं बता चुका हूं, जो बड़ा नंबर है उसको कॉमन लो। कौन है बड़ा? REH, RE। और RE को जब कॉमन लोगे तो ऊपर स्क्वायर भी लगा है, ये ऐसे ही नहीं बैठा। ये कहेगा मैं ऐसे ही बैठा हूं क्या, मेरी कोई कदर ही नहीं है क्या तेरे को, मैं RE को बाहर लूंगा तो ये 2 ऐसे ही बैठा रहेगा क्या? नहीं, जब आप RE को कॉमन लोगे तो ऊपर 2 भी आएगा, स्क्वायर आएगा। RE को ऐसे नहीं ले सकते, ये स्क्वायर भी है ना। तो 1 प्लस H/RE और इसका स्क्वायर। देखो ध्यान से, अब GME/RE स्क्वायर क्या होता है? स्मॉल जी। भाई स्मॉल जी कहां है सर? ये GME/RE स्क्वायर को आपने स्मॉल जी लिख दिया और यहां से आ गया 1 प्लस H डिवाइडेड बाय RE और इसका स्क्वायर, और इसको नेक्स्ट स्टेप में आप लिख सकते हो G टाइम्स 1 प्लस H डिवाइडेड बाय RE और इसकी पावर -2। तो दोस्तों एक बात बताओ मुझे, क्या यहां पे मैं H/RE की वैल्यू बता सकता हूं? हाँ सर,
ये 1 से बहुत 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 छोटी होगी। RE को यहां डिवाइड करोगे तो H बाय RE 1 से बहुत 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 छोटा हो जाएगा। कितना छोटा? बहुत छोटा। और आप लोगों को बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन पढ़ाया गया था, क्या नहीं पढ़ाया गया था? क्या आपने मेरे से नहीं पढ़ा है? तो याद रखो, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन याद करो, मैंने सिखाया था। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन कहता है कि अगर 1 प्लस या 1 माइनस x की पावर n हो, चाहे 1 प्लस हो या 1 की पावर 1 माइनस हो, तो ये पावर आगे आ जाएगी x के, ये पावर x के आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी। पर कंडीशन है x 1 से बहुत बहुत छोटा होना चाहिए। ये बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन पढ़ाया गया था। 1 में एक ऐसा नंबर जोड़ दो, कैसा नंबर सर? जो 1 से बहुत 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 छोटा हो और पावर n हो, तो जो इसको लिखा जा सकता है अप्रोक्सीमेटली, क्या लिखा जा सकता है? 1 प्लस ये जो पावर है वो आगे जाके छोटे नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां भी सेम कंडीशन है, यहां 1 प्लस h बाई आर ई है। पर अगर आपको याद आए h बाई आर ई के बारे में, तो h बाई आर ई तो 1 से बहुत छोटा है, हम इसको x मान सकते हैं, छोटा है ना 1 से। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं? g, और इस -2 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2 को आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं h बाई आर ई से, यानी कि सर सिंपल है, एक्सेलरेशन यहां से आ जाएगा g 1 माइनस 2h डिवाइडेड बाय आर ई। देख लो ध्यान से, समझ में आ गया? समझ में आ गया? स्मॉल हाइट अप्रोक्सीमेशन, इसको हम बोलते हैं स्मॉल हाइट अप्रोक्सीमेशन, ठीक है ना? आप इसको याद रखना, बहुत छोटी, स्मॉल, वेरी स्मॉल हाइट, ठीक है ना? वेरी स्मॉल हाइट, तो इसको हम लोग अप्रोक्सीमेशन कहते हैं। अप्रोक्सीमेटली फॉर्मूला सही है, हर बार सही नहीं होगा। अप्रोक्सीमेशन तब काम आएगी जब h बाई आर ई बहुत छोटा हो जाए, 1 से बहुत छोटा हो, 0.001 चलेगा, 0.0001 चलेगा, इतना छोटा, ठीक है ना? बात समझ में आ गई? जल्दी बताओ फटाफट। AK47 है, ये फॉर्मूला याद रखोगे? हर जगह लगाना है क्या? नहीं। हर हाइट पे लग जाएगा क्या सर? नहीं, हर हाइट पे नहीं लगाना, हर जगह पे नहीं लगाना, सभी हाइट पे, सभी जगह पे नहीं लगाना, सिर्फ छोटी हाइट पे लगाना, हर जगह मत लगाने लग जाना। ओनली फॉर स्मॉल हाइट, ओनली फॉर स्मॉल, वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। वेरी वेरी स्मॉल में सर हम क्या कंसीडर करें? हम ऐसी हाइट कंसीडर करें जैसे r बाई एच ई क्या हो, जो कि अप्रोक्सीमेटली मान लो 0.001 ले लो, 0.001 ले लो। तो आप यहां से आप h की वैल्यू निकाल सकते हो, आपको पता चल जाएगा वो 100 टाइम, 1000 टाइम्स छोटा होना चाहिए इससे, ठीक है ना? तभी लगा सकते हो, अदरवाइज नहीं। तभी लगा सकते हो, अदरवाइज नहीं, ठीक है ना? इससे छोटा हो जाए, है ना? लेस देन भी लिख देता हूं, है ना? इससे छोटा हो जाए, लेस देन इक्वल्स टू 0.01, और छोटा हो जाए, जितना छोटा उतना अच्छा अप्रोक्सीमेशन। ये छोटी हाइट के लिए ना, जितना छोटा उतना अच्छा अप्रोक्सीमेशन। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? ठीक है ना? ये स्मॉल हाइट अप्रोक्सीमेशन आपको समझ में आ गया। एक क्वेश्चन मैंने घर से दिया था करने के लिए, जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दें। होमवर्क का सवाल है रे भैया, होमवर्क का सवाल। करा था क्या तुम लोगों ने? करा था क्या ट्राई? द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ अर्थ टू अनदर प्लैनेट इज 2/3 and ratio of their mean densities is 4/5. If an astronaut can jump to a maximum height of 1.5 from the earth with the same effort, the maximum height he can jump on the planet. तो पहले तो मुझे बता दो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ पे क्या होता है? आप प्लेनेट की निकाल के दिखा दो मुझे। अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? ये अर्थ पे है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां पे है? बोलो जी, कहां पे है? ऑन अर्थ, अर्थ की सरफेस पे, अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस पे। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ की सरफेस पे, ठीक है ना? तो प्लैनेट की सरफेस पे क्या होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट सरफेस डिवाइडेड बाय अर्थ सरफेस। मैं दोनों का फॉर्मूला लिख देता हूं, और आपको पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यहां पे कौन सा यूज कर लेना चाहिए सर? डेंसिटी की बात कर रहा है, 4/3 g रेडियस और डेंसिटी, इस वाले फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना? ये वाले फॉर्मूले को यूज कर लो ना भाई। तो यहां पे आप सबसे पहले ऊपर क्या देख रहे हो? नीचे तो अर्थ का फॉर्म आ जाएगा, अर्थ के लिए लिख दो 4/3 पाई जी रेडियस ऑफ अर्थ, डेंसिटी ऑफ अर्थ। ऊपर क्या लिख दो? 4/3 पाई जी रेडियस ऑफ प्लैनेट और डेंसिटी ऑफ प्लैनेट। क्या क्या दिया है ये देख लो ध्यान से। द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ अनदर प्लैनेट इज 2/3। द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ अर्थ टू अनदर प्लैनेट, यानी कि रेडियस का रेशियो दिया है, रेडियस ऑफ अर्थ बाय रेडियस ऑफ प्लैनेट, ये अपना कितना है? 2/3, है ना? एंड रेशियो ऑफ देयर मीन डेंसिटीज, यानी कि डेंसिटी ऑफ अर्थ बाय डेंसिटी ऑफ प्लैनेट, ये भी अपने को दे दिया है 4/5, ठीक है ना? ये देख लेना ऊपर क्या रखना है, रेडियाई ऑफ अर्थ टू अनदर प्लैनेट, ऊपर अर्थ और नीचे प्लैनेट। पर यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां पे
4/3 पाई 4/3 पाई तो सीधा सीधा कैंसिल हो जाएगा, जी भी कैंसिल हो जाएगा। आरपी बाई आर ई कितना होगा? आर ई बाई आरपी 2/3 है, तो आरपी बाई आर ई 3/2 होगा। उल्टा हो गया ना, आरपी बाई आर 3 हो गया ना, आर ई हो गया ना, आरपी बाई आर ई 3/2, क्योंकि आर ई बाई आरपी 2/3 है। रोपी बाई रो ई को क्या लिखोगे? 5/4, क्योंकि रो ई बाई रोपी 4/5 है, तो रोपी बाई रो ई 5/4 लिखोगे। यानी कि सर यहां पे कुछ आ जाएगा 15/8, ऐसे कुछ आ जाएगा ना, 15/8। ध्यान से देखो, यहां तक मुझे बताओ किसको समझ नहीं आया? बहुत आसान है, एक्सेलरेशन ऑफ प्लैनेट बाय एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ। नीचे मैंने प्लैनेट अर्थ के लिए लिखा है, ऊपर प्लैनेट के लिए लिखा है, आरपी बाई आर ई, रोपी बाई रो ई। डाटा क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन में आर ई बाई आरपी दिया है, मेरे को आरपी बाई आर ई चाहिए, तो इसलिए 3/2 किया, 2/3 नहीं लिखा। रोपी बाई रो ई की वैल्यू 5/4, क्योंकि रो ई बाई रोपी की 4/5 थी। तो यानी कि एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 15/8 टाइम्स। कितना? 15/8 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑन अर्थ। इस तरीके से आप देख सकते हो। बताओ फटाफट, सही है? ठीक है, ठीक है, सही है? पहले बताओ, क्लियर है? डन। चलो अब हम लोगों को क्या करना है? पहले वो क्या बोल रहा है? पहले वो बोल रहा है एस्ट्रोनॉट कैन जंप टू अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 1.5 मीटर ऑन अर्थ। भाई तुम यहां पे जंपी जंपी खेल रहे हो, तुम जंप लगा रहे हो। यहां पे जंप लगाने का मतलब आपने अपने आप को एक इनिशियल वेलोसिटी दे दी, और आप कितनी हाइट तक जा सकते हो? याद है कितनी हाइट तक जा सकते हो? अर्थ की बात कर रहे हैं। मैक्सिमम हाइट कैसे निकालते हो? फाइनल वेलोसिटी को 0 डालते हो। h इज इक्वल्स टू क्या होता है? u² डिवाइडेड बाई 2g। ये अर्थ पे वो हाइट है जो आप ले सकते हो। और अगर आप किसी प्लैनेट पे चले जाओगे, किसी और प्लैनेट पे चले जाओगे, आप अर्थ पे नहीं हो भाई, किसी और प्लैनेट पे हो, किसी और प्लैनेट पे जंपी जंपी खेल रहे हो, तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी तो सेम ही रहेगी, आपकी हाइट बदल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन अलग है। यहां पे आपकी हाइट अलग हो जाएगी। आप किस हाइट तक जाओगे? एचपी तक। कितनी हाइट तक चले जाओगे? एचपी कितना हो जाएगा सर? u² डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑन प्लैनेट। देखो ध्यान से, देखो। अरे हाँ, अब बताओ मुझे, आपको हाइट ऑन प्लैनेट चाहिए, डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ अर्थ कर दो, तो कितना आ जाएगा? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक्सेलरेशन के आप देखो, u²/2 है, यहां पे आप लिखोगे u²/2 है, और यहां पे लिखोगे u²/2g। ठीक है ना, यही आ जाएगा ना? अरे हाँ सर, u² कट गया, 2 से 2 कट गया, तो सर ये तो g/a आ गया। कितना आ गया? g/a। यानी कि हाइट ऑन प्लैनेट इज इक्वल्स टू g/a टाइम्स हाइट ऑन अर्थ। आप ऐसे लिख सकते हो, हाइट ऑन प्लैनेट इज g/a टाइम्स हाइट ऑन अर्थ। अच्छा आप देखो, a/g हमारा 15/8 है या नहीं? a/g ये है, तो g/a को 8/15 लिख सकते हो। g/a को a/15 लिख सकते हो ना? तो यही पुट कर दो, एक काम करो, g/a को 8/15 पुट कर दो, और हाइट ऑन अर्थ कितना दिया है क्वेश्चन में? 1.5 मीटर ये दिया हुआ है। सॉल्व करो, 0.8 मीटर आ जाएगा। ये देखो ना, इससे कटेगा 0.1 आएगा, आ गया आंसर 0.8 मीटर, सेकंड ऑप्शन। देखो ध्यान से, कैलकुलेशन भी ज्यादा नहीं थी, अगर आपने घर से किया होगा तो आसान था सवाल। ठीक है ना, कैलकुलेशन भी ज्यादा नहीं थी। ठीक है, इजी सवाल, इजी सवाल। यानी कि आप सीधा कहोगे सर हाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के, तो जो एक्सेलरेशन का रेशियो आएगा वहीं से आप हाइट का रेशियो निकाल सकते हो। अगर आप एक्सेलरेशन का रेशियो ले रहे हो वो a/g आ रहा है ना? तो अगर आप हाइट का रेशियो ले रहे हो hp/he, तो वो आ रहा है g/a। तो आप देख सकते हो यहां पे बस a/g से g/a की वैल्यू निकाल के यहां डालो, क्वेश्चन सॉल्व, खत्म। ठीक है, पोल इस पे क्यों कराऊंगा भाई? ये तो होमवर्क सवाल था, इस पे थोड़े ना पोल कराएंगे, ये तो घर से दिया था करने के लिए। ओके चलो, यहां पे एक नई चीज सीखेंगे हम लोग, बहुत ध्यान से देखना, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। थोड़ी देर के लिए म्यूट करूंगा चार्ट को, समझना ध्यान से। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या है? यार आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड 12th में पढ़ा है? अच्छा चलो मुझे ये तो बताओ, पढ़ा है आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा है ना? पढ़ा है या नहीं पढ़ा? ये बताओ, पढ़ा है? क्या पढ़ा है आप लोगों ने? एक चार्ज दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट करता है क्योंकि उसके पास फील्ड होती है, यही पढ़ते हो। एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है क्योंकि उसके पास फील्ड होती है। ऐसे ही हम लोगों ने ग्रेविटेशन को भी समझना है, बिल्कुल उसी तरीके से ग्रेविटेशन को समझना है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ते हैं, जैसे कि मैग्नेट को पढ़ते हैं। आप क्या कहते हो, एक नॉर्थ मैग्नेट, नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है, एक नॉर्थ दूसरे नॉर्थ को रिपेल करता है। अरे भाई कहां से आई है इस थ्योरी? फील्ड से आई है। तो हम लोग यहां पे ग्रेविटी की भी फील्ड पढ़ेंगे। अब ग्रेविटी की फील्ड क्या है? अगर आप थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी जानते हो, देखो यार आप ड्रॉपर बैच में, अगर आप 11th के होते तो मैं आपको ये बात बोलता ही नहीं, बट आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में थोड़ा बहुत तो जानते हो। तो जैसे कि वहां पे अगर आपको याद हो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते थे, अगर आपको थोड़ा सा याद हो, नहीं भी याद तो याद कर लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते थे? वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए आप क्या करते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप क्या करते थे? जो भी फोर्स होता था उसको आप चार्ज से डिवाइड कर देते थे, ऐसे करते थे, चार्ज से डिवाइड कर देते थे। ठीक है ना? यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात तो नहीं कर रहा, इसको हटा देता हूं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। यहां पे बात कर रहा है ग्रेविटेशनल फील्ड की। अब ग्रेविटेशनल फील्ड को पता है कैसे डिफाइन करेंगे? हम ऐसे डिफाइन करेंगे, मान लो यहां पे एक मास है, ये मास कितना है? m1। ये मास कितना है? m1। मैं कह रहा हूं ये मास ना यहां पे पड़े हुए दूसरे मास m2 को अट्रैक्ट कर रहा है। क्या सच है या झूठ है? तुम्हें क्या लगता है, सच कह रहा हूं मैं, झूठ बोल रहा हूं? सच कह रहा हूं। ये m1 m2 को अट्रैक्ट कर रहा है। आप कहोगे सर m2 भी m1 को अट्रैक्ट कर रहा है, पर अभी अपनी कहानी का हीरो m1 है, मैं m1 के बारे में बात कर रहा हूं। पहले हीरो तो डिसाइड कर लो ना भाई, अपनी स्टोरी का हीरो कौन? m1। जब m2 की बात करेंगे तो उसकी बात कर लेंगे, अभी तो स्टोरी का हीरो m1 है, एक ही हीरो है m1। ठीक है, अब m1 के बारे में बात कर रहे हैं। m1 m2 को अट्रैक्ट कर रहा है। m2 आया तुम्हारे पास कंप्लेन करके, सर ये m1 ना मुझे बुला रहा है ना, ये मुझे बुला रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। कैसे अट्रैक्ट कर रहा है? तो आप बोलोगे m1 की ना कोई फील्ड होगी इस तरीके से। ठीक है ना, m1 की ना कोई फील्ड होगी, आप ऐसे समझ सकते हो कि सर m1 की ना ऐसे फील्ड होगी। अगर इस फील्ड में कोई भी मास आ जाएगा, m2 क्या कोई भी मास आ जाएगा, m1 उसको अपनी तरफ खींच लेगा। क्या करेगा बोलो? m1 इस फील्ड के कारण अपनी तरफ चीजों को खींच रहा है। m1 इस फील्ड के कारण अपनी तरफ चीजों को खींच रहा है। अगर इस फील्ड में m2 होगा तो m2 को खींच लेगा अपनी तरफ। और इस फील्ड का फॉर्मूला वही है जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही है। मतलब कि अगर आपको इसकी फील्ड निकालनी है, आप इसको हम फील्ड से लिख सकते हैं, आप ई से लिख सकते हो, आई से लिखते हो, कोई भी सिंबल यूज कर लो। कौन सा सिंबल यूज करूं बताओ? ई तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कर लेते हैं, यहाँ पे आई यूज कर लेते हैं, कोई भी सिंबल यूज कर लो, वैसे फर्क नहीं पड़ता, इंटेंसिटी है इसलिए आई से कर देते हैं। ठीक है ना, है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जैसा ही, मैं आपको बताता हूं, यूनिट वही आएगी, बट इसको हम फील्ड इंटेंसिटी बोल देते हैं, वेक्टर क्वांटिटी की तरह डिफाइन करेंगे। और अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पे क्या आ जाएगा, जल्दी से बोलो, आई का फॉर्मूला आ जाएगा जी टाइम्स मास ऑफ दिस डिवाइडेड बाय जो भी डिस्टेंस है, डिवाइडेड बाय जिस भी डिस्टेंस पे निकाल रहे हो उसका स्क्वायर। देखा जाए ये पता कैसे आया, देखा जाए आप देखोगे, अगर मैं यहां से m2 को मल्टीप्लाई कर दूं, m2 को डिवाइड कर दूं, तो आप इसको बोल सकते हो सर ये फोर्स डिवाइडेड बाई m2 ही तो है। देखा जाए ये फोर्स डिवाइडेड बाय m2 ही तो है, बट ऐसे याद क्यों करना, आप डायरेक्टली लिख दो। देखा जाए ये फोर्स डिवाइडेड बाय मास है, जो फोर्स इस पे लग रहा है, जो फोर्स इस पे लग रहा है डिवाइडेड बाय इसका मास, जो फोर्स इस पे लग रहा है डिवाइडेड बाय इसका मास, यही तो है ना। देखा जाए फॉर्मूला यही है, बट हम इसको पूरा क्यों करें, हम ऐसे फोर्स बाय मास से क्यों करें, हम सीधा कह देंगे हमारी फील्ड हो जाएगी gm1/r²। ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी kq/r², ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी, वैसी ग्रेविटेशनल फील्ड है, पर वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अगर आप इस वेक्टर को आर वेक्टर कह रहे हो, समझना ध्यान से, सर अगर हम इस वेक्टर को आर वेक्टर कह रहे हैं तो ये आर वेक्टर में नहीं लग रही है, नेगेटिव डायरेक्शन में लग रही है। तो इसलिए आप देखोगे जब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो -gm1 डिवाइडेड बाई r² और r कैप लिखते हैं, या फिर आप ऐसे लिखो -r कैप, ऐसे समझ लो इसको, आप ऐसे लिख सकते हो gm1 डिवाइडेड बाई r² और -r कैप। -r कैप का मतलब है अगर आप यहां पे खड़े हो तो यहां से जहां पे आपको फील्ड लगानी है वहां तक का वेक्टर है r। मैं यहां खड़ा हूं, मुझे फील्ड यहां लगानी है, मुझे फील्ड यहां देखनी है, तो यहां से लेके यहां तक ये जो वेक्टर है, ये कौन सा वेक्टर है, ये वेक्टर, ये कौन सा है, आर वेक्टर। पर फील्ड कहां लग रही है, इधर। आर वेक्टर इधर है, फील्ड लग रही है इधर। अगर मुझे आपकी तरफ लगानी है तो आर वेक्टर कहां है, इधर, पर फील्ड कहां लग रही है, इधर। तुम कहां खींचे चले आ रहे हो, मेरी तरफ। नेगेटिव साइन इसलिए आया क्योंकि अगर मैं यहां पे खड़ा हूं, मैं फील्ड देख रहा हूं इधर पे, तो आर वेक्टर हो गया इधर, पर जो फील्ड लग रही है वो इधर लग रही है, फोर्स जो लग रहा है इधर लग रहा है, इसलिए -r कैप। वेक्टर नोटेशन, वेक्टर नोटेशन में बताया था ना मैंने, -r कैप आता है, वहीं से आया ये, डिवाइडेड बाई r² और r कैप, आप ऐसे लिख सकते हो अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हो। और अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हो तो ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नीट्यूड लिखना है ऐसे लिखो, मैग्नीट्यूड लिखना है तो ऐसे लिखो। तो आपको ये कुछ कुछ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जैसा ही नजर आ रहा है भाई, gm/r², वही तो था फॉर्मूला, बस वहां पे हम स्फीयर की बात करते थे, यहां पॉइंट मास की बात कर रहे हैं। आप कहोगे सर ये तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू पॉइंट मास जैसा ही है, सिमिलर वैसा ही है कुछ कुछ, है ना, सिमिलर टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू अ पॉइंट मास, similar to acceleration due to gravity for a point mass। जैसे पॉइंट मास की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, कुछ कुछ वैसा सा ही आपको फॉर्मूला नजर आ रहा है। पहले मुझे यहां पे सबसे
पूछना है कि आपको ये बात समझ में आ भी रही है, चमकी भी है, या फिर इतनी मेहनत करना बेकार हो गया। बताओ फटाफट, जल्दी से बताओ, समझ में आ रहा है? कुछ नहीं है, फोर्स पर यूनिट मास, सिंपली आपको फॉर्मूला याद रखना है GM/r²। M1 M2 नहीं आ रहा, M1 M2 नहीं आ रहा, M2 से डिवाइड करना है, फोर्स को मास से डिवाइड करना है। जिस फोर्स पे आप मास देख रहे, ये तो सर हीरो है, इसकी बात नहीं कर रहे, इसका ओरा है सर। हीरो का ओरा होता है ना, उसके आसपास जो भी हीरोइन आएगी अट्रैक्ट हो जाएगी। हीरोइन का ओरा भी होता है, हीरो का भी होता है, सबका होता है भाई। तो इसका ओरा है, इसकी फील्ड है, इसमें कोई भी आएगी अट्रैक्ट हो जाएगी इसकी तरफ। पर ये अट्रैक्ट किसकी वजह से हो रही है? इसकी फील्ड की वजह से, और वो फील्ड क्या है? GM/r²। खत्म। बात समझ में आ गई अच्छी तरीके से? ठीक है, जल्दी से बताओ, क्लैरिटी है? AK-47 है क्या? हाँ। अब ऐसा यूनिट कौन बताएगा? हुण मैनू ऐसा यूनिट दस दो और डायमेंशन भी दस दो। ऐसा यूनिट क्या है, डायमेंशन इसकी क्या है? जल्दी से ये काम तो तुम कर लो भाई, ये काम तो कर लो। व्हाट इज ऐसा यूनिट, व्हाट इज डायमेंशन? जल्दी बताओ, क्या है ऐसा यूनिट, क्या है इसकी डायमेंशन? कौन बताएगा? कौन बताएगा? जल्दी बताओ, ऐसा यूनिट क्या? अरे यार, फोर्स पर यूनिट मास ही तो है सर, ये फोर्स पर यूनिट मास ही तो है। फोर्स पर यूनिट मास है, फोर्स यानी कि केजी, सॉरी, फोर्स यानी कि न्यूटन, और मास यानी कि केजी, न्यूटन पर केजी, है ना सर? न्यूटन पर केजी हो गया फोर्स पर यूनिट मास। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है सर? और डायमेंशन, डायमेंशन फोर्स की होती है mLT-2 डिवाइडेड बाय फोर्स पर यूनिट मास ही तो है, फोर्स पर यूनिट मास, mLT-2 फोर्स डिवाइडेड बाय मास। अरे सही है, सही है। क्या क्या डायमेंशन आई? डायमेंशन क्या आई? LT-2 आ जाएगी सर। डायमेंशन क्या आ गई सर? अगर आप देख रहे हो ध्यान से, M0 LT-2, L की पावर 1 और T-2, खत्म, इजी। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये पॉइंट मास की बात कर रहे थे, एक सिंगल पॉइंट मास की। सर मल्टीपल मासेस हो तो हम मल्टीपल मासेस की भी बात कर सकते हैं सर, है ना? दो मासेस भी हो सकते हैं सर। मान लो एक मास यहां पे है, ये मास M1 है सर, यहां पे एक मास है सर, यहां पे मास है, ये मास दूसरा मेरा M2 है सर, यहां पे एक मास है, यहां पे एक मास है, यहां पे सर M3 है सर, यहां पे एक मास है सर, यहां पे जो मास है M4। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। मान लो आपको यहां पे कहीं निकालनी है, बहुत सारे मास है सर, n मासेस तक है, बहुत सारे थे, इसको Mn मान लिया। तो मुझे यहां पे अगर नेट इंटेंसिटी निकालनी है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा सर? यहां पे बहुत सारी फील्ड्स होंगी, यहां पे M3 की भी फील्ड होगी, यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे एक फील्ड सर इधर होगी, ये फील्ड कौन सी होगी? I3। सर यहां पे जो फील्ड होगी, एक फील्ड इस M1 की भी होगी, ये कितनी होगी? I1। एक फील्ड सर इसकी भी होगी, ये कौन सी होगी? I2। एक फील्ड सर इसकी भी होगी, ये कौन सी होगी? I4। ऐसी बहुत सारी होंगी सर, इसकी भी होगी IN। तो अगर आपको नेट फील्ड निकालनी है तो आपको यहां पे वेक्टर सम करना चाहिए, यानी कि आपको करना चाहिए I1 वेक्टर प्लस I2 वेक्टर प्लस I3 वेक्टर प्लस I4 वेक्टर प्लस I5 वेक्टर। कब तक करेंगे रे? IN वेक्टर तक, जितने भी मासेस है ना। ये मास इसको कह रहा है इधर आ, ये मास कह रहा है इधर आ, ये कह रहा है इधर आ। अब अगर असलियत में यहां पे कोई मास पड़ा होगा, वो कहां जाएगा? वो नेट फील्ड से देखा जाएगा। मतलब अगर आप यहां पे नेट फोर्स निकालना चाहते हो, आप बोलोगे सर यहां पे मान लो कोई एक मास पड़ा है, समझना, समझ लो यहां पे एक मास पड़ा है, इस मास को मैंने कैपिटल M कह दिया। क्या मास को कह दिया? देखो ध्यान से, मान लो यहां पे एक मास रख दिया कैपिटल M। अब ये कहां जाएगा? इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा? आप नेट फोर्स निकाल सकते हो, F नेट, नेट फोर्स ऑन M, नेट फोर्स ऑन M वो किसके बराबर होगा? अगर आप ध्यान से देखोगे, जो भी मास है M इंटू जो भी इस पे नेट आपने फील्ड लगाई है, नेट आपने ग्रेविटेशनल फील्ड लगाई है, ये आप ऐसे निकाल सकते हैं। अब हमें क्या पता है कहां जाएगा? सर ये इसके पास जाएगा। अरे सब बुला रहे हैं भाई, सभी के फोर्सेस ऐड हो जाएंगे यहां पे, सभी के फोर्सेस यहां पे क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। आप अच्छे से देख सकते हो, इस तरीके से हम लोग डाल सकते हैं पॉइंट मास सिस्टम। यहां पे सिस्टम है पूरा, पॉइंट मास का पूरा सिस्टम है। आपको याद होगा लास्ट क्लास में हम लोगों ने इक्विलिब्रियम वाले सवाल किए थे या नहीं किए थे? याद है? किसी को याद है? अच्छे से बताओ कि हमने इक्विलिब्रियम वाले प्रॉब्लम किए थे, याद है? उसमें हम किस तरीके के सवाल किया करते थे? हम कहते थे सर एक मास यहां पे पड़ा है, मान लेते हैं M1 है, सर एक मास यहां पे पड़ा है, मान लेते हैं कितना है? M2 है। डिस्टेंस कितना ले लेते थे इसके बीच में? याद होगा सर, डिस्टेंस ले लेते थे आप A। आप इनके बीच का जो सेपरेशन लेते थे वो कितना लेते थे? याद है खजूरो? A लेते थे। अब तीसरा मास कहां रखूं कि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए? तीसरे मास के इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। हमने मान लिया यहां पे M3 रखा हुआ है,
ठीक है ना। इस डिस्टेंस को क्या बोलते थे, x1 बोलते थे। इस डिस्टेंस को क्या बोलते थे, x2 बोलते थे। पता चला हमें x2 a माइनस x1 ही है, देखा जाए तो, है ना। सही है ना, ऐसे करते थे। याद है x1 का वैल्यू क्या होता था, याद है x2 का वैल्यू क्या होता था, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ m3। किसके इक्विलिब्रियम की बात कर रहे थे, m3 के इक्विलिब्रियम की बात कर रहे थे। और m3 का इक्विलिब्रियम m3 पे डिपेंड ही नहीं करता। m3 की वैल्यू क्या है सर, 5 किलोग्राम का, 10 किलोग्राम का, 500 किलोग्राम का, फर्क ही नहीं पड़ता। वो सिर्फ m1 और m2 पे डिपेंड करता है। इक्विलिब्रियम यहां पे इसका होगा x1 डिस्टेंस पे, यहां से x2 डिस्टेंस पे। याद करो, याद करो, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन m3 पे डिपेंड नहीं करती, नहीं करती। क्या डिस्टेंस है इसका सर, अंडर रूट ऑफ m1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ m1 प्लस रूट ऑफ m2 और मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कितना हो गया a। यहां पे क्या आ गया, m2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ m1 प्लस अंडर रूट ऑफ m2 और मल्टीप्लाई बाय a। याद है। अगर अब मुझे क्या निकालना पड़े, ध्यान से देखो सर, यहां पे नेट फील्ड कितनी है, ये तो हो गया, ये किसके लिए आया, इक्विलिब्रियम के लिए आया। अच्छा कोई पूछे कि नेट फील्ड कहां जीरो होगी, आई नेट इज इक्वल्स टू जीरो एट, ये कहां पे होगा, आई नेट इज इक्वल्स टू जीरो एट किस लोकेशन पे होगा, नेट ग्रेविटेशनल फील्ड। अरे जहां पे नेट फोर्स जीरो है वही नेट फील्ड जीरो होगी, यानी कि यहीं पे इसी लोकेशन पे नेट फील्ड जीरो है। क्यों, क्योंकि आपका नेट फोर्स जीरो हो रहा है ना। यहां पे नेट फोर्स क्या होता है, जो भी आप यहां पे मास रख रहे हो m3 और इनटू क्या कह रहे हो, आई नेट, यही तो कह रहे हो। अगर आप ध्यान से देखोगे, अरे यार यही तो है ना, आप इस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स देख रहे हो, इसको, इसकी फील्ड नहीं देखनी, इसकी फील्ड देखनी है, इसकी फील्ड देखनी है। m1 की कोई फील्ड होगी, अरे m1 की कोई फील्ड होगी, कितनी फील्ड होगी सर, इधर होगी i1। m2 की कोई फील्ड होगी, हाँ होगी, इधर की तरफ i2 होगी या नहीं। नेट फील्ड जीरो कब होगी, जब नेट फोर्स जीरो होगा। नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स इसके बराबर हो गया जो आप यहां मास रख रहे हो इनटू नेट फील्ड, और ये हमारी अगर जीरो हो जाएगी तो आई नेट हमारा अपने आप से जीरो हो जाएगा। जहां नेट फोर्स जीरो वहां पे आई नेट भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसी लोकेशन पे, इसी पोजीशन पे नेट फील्ड जीरो है, x1 पे और x2 पे, यहीं पे नेट फील्ड क्या है, जीरो है। मतलब कोई भी सवाल मैं ऐसे बना सकता हूं। क्वेश्चन बनाने में कौन सा टाइम लगेगा, इतने साल का एक्सपीरियंस हो गया, अब सवाल तो खड़े खड़े बन जाता है, क्या दिक्कत है। सर हमने यहाँ पे दो मासेस रख दिए, एक मास सर हम लोगों ने यहाँ पे रख दिया 16 किलोग्राम का, एक मास सर हमने रख दिया यहाँ पे 25 किलोग्राम का, ठीक है। और हमें बोल दिया इनके बीच की जो दूरी है वो है 20 सेंटीमीटर। कितनी दूरी है, 20 सेंटीमीटर। वो बोल रहे हैं नेट फील्ड कहां जीरो होगी, फाइंड पोजीशन, फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम, फाइंड distance from 16 kg where net field is zero। ये करना है, बन गया सवाल, कर लो सवाल, इसमें क्या है सर, कितने सवाल बना लो, क्या दिक्कत है सर। सर आराम से निकाल लेंगे। इस डिस्टेंस को x1 कह देते हैं, इसको x2 कह देते हैं। सर अगर अपने को x1 चाहिए तो अपना फॉर्मूला बन जाएगा m1 डिवाइडेड बाय रूट m1 प्लस रूट m2 और इंटू ए। सर रूट m1 यानी कि ये 16, हमें इससे दूरी निकालनी है, 16 kg से निकालनी है, इसलिए ऊपर 16 आएगा और नीचे 16 प्लस 25 और इंटू 20। सर ऊपर आ गया 4, नीचे आ गया 4 प्लस 5 और इंटू 20। ठीक है ना, कितना आ गया, 80/9 आ गया, राइट, 80/9, खत्म, 80/9 सेंटीमीटर। देख लो ध्यान से, 16 का रूट 4, नीचे 4 प्लस 5, 25 का रूट 5, 9 आ गया, 4 और ये हो गया 80 डिवाइडेड बाय 9, अप्रोक्सीमेटली 9 के आसपास, अप्रोक्सीमेटली 9 के आसपास आंसर आ रहा है। 9 से थोड़ा सा छोटा, 9 से थोड़ा छोटा। जल्दी बताओ मुझे फटाफट, कॉन्सेप्ट समझ गया, अच्छे से चमक गया, तेरे को समझ में भी आ गया अच्छी तरीके से, हो गया, खत्म हो गई बात, ठीक है। क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन कर लेगा तू आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन कर लेगा, हर जगह तू इसको अप्लाई कर सकता है। इसको बिल्कुल जब तू क्लास 12th के टॉपिक्स पढ़ेगा, जब तुम क्लास 12th के टॉपिक्स पढ़ोगे बिल्कुल उससे रिलेट कर सकते हो। क्लास 12th के टॉपिक्स में अगर हम ध्यान से देखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। जैसे यहां पे तुम लोगों ने इंटेंसिटी निकाली है, कितनी आई है बोलो, gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। वहां पे आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहोगे, यहां पे आप क्या कह रहे हो, ग्रेविटेशनल फील्ड। यहां पे आपने इसको जो नाम दिया है वो दिया है ग्रेविटेशनल फील्ड, वहां पे आप इसको बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जब आप पढ़ोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड है,
तो क्या होगी बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड। वहां पे फॉर्मूला क्या होगा, जी की जगह आ जाता है कोई और कांस्टेंट क्यू, और मास की जगह आ जाता है चार्ज, और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, डिट्टो है ना, डिट्टो सेम। डिट्टो का मतलब पता है ना, पंजाबी वर्ड है भैया, आप क्या करें, डिट्टो सेम यानी कि एग्जैक्टली सेम सर, डिट्टो कॉपी है हूबहू, बस कांस्टेंट अलग हो गया, मास की जगह चार्ज आ गया, एकदम हूबहू कॉपी है सर, बिल्कुल वैसा सही दिखता है, ठीक है ना। तो क्लास 12th में भी यही कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे, यही क्वेश्चंस पढ़ोगे, ऐसी ही फील्ड पढ़ोगे, बस फर्क एक और आता है। और क्या फर्क आता है, मास तो सर सिर्फ पॉजिटिव होता है, चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। मास तो सिर्फ पॉजिटिव होता है, चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, दोनों तरीके के चार्जेस आपको नजर आ सकते हैं। बात समझ में आ गई अच्छी तरीके से, ठीक है ना। वहां पे फील्ड दोनों तरीके की आपको दिखेंगी, यहां पे फील्ड टुवर्ड्स द मास दिखती है, वहां पे अलग भी दिख सकती है। यहां पे फील्ड आपने देखा था पॉइंट मास के लिए टुवर्ड्स द मास थी, है ना। फील्ड इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मास, फील्ड इज टुवर्ड्स द मास, हमेशा टुवर्ड्स द मास होती है, जिस मास की आप फील्ड निकाल रहे हो। अगर आप m1 की निकाल रहे हो तो इसकी तरफ, अगर आप m2 की निकालोगे तो m2 की तरफ होगी फील्ड। हर मास की फील्ड होती है, हर मास की फील्ड होती है टुवर्ड्स द मास होती है, ठीक है। अब ऐसे ही अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां पे एक रिंग की अगर आप लोगों से बोले, रिंग, अब भैया ये रिंग है, देखो ध्यान से, ये रिंग है, नजर आ रही है आप लोगों को, ये रिंग है, दिख रही है आप लोगों को, ये रिंग नजर आ रही है। इसकी आप लोगों से बोले ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी है, इस रिंग की हमें ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी है, कैसे निकालेंगे सर, निकालनी कहां है, पहली बात तो निकालनी का है, रिंग तो ले लिया आपने, इसके पास मास है, अच्छा खासा मास है, अब इसको आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड, आपका इंटरेस्ट है ग्रेविटेशनल, सर इसके सेंटर पे निकालो, यहां पे सेंटर पे निकालो, सेंटर पे क्या होगी। आप मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, सिमेट्रिकल सिस्टम हम पढ़े थे पहले, याद है सिमेट्रिकल सिस्टम। अगर मैं यहां पे मासेस रख दूं, समझना ध्यान से, सर एक मास यहां पे रख दो, सर एक मास यहां पे रख दो, एक यहां पे रख दो, फिर सर एक आप ऐसी स्क्वायर वाली भी बना दो, बनाई थी पहले भी है ना, सर आप ऐसे स्क्वायर भी बना दो, फिर सर मासेस रख दो, सर एक मास यहां पे रख दो, सर एक मास यहां रख दो, एक यहां रख दो, एक यहां रख दो, फिर सर आप यहां पे और भी कोई डायग्राम बना लो, रेगुलर पेंटागन बना लो, हेक्सागन बना लो, कुछ भी बना लो, सर मान लेते हैं हम लोगों ने यहाँ पे हेक्सागन बना दिया, ठीक है ना। यहां पे भी बहुत सारे मासेस रख देते हैं, इधर रख देते हैं, इधर रख देते हैं, यहां रख देते हैं, यहां रख देते हैं, यहां रख देते हैं, सिमेट्री सिस्टम पढ़ाया था। सिमेट्री का मतलब है सारे मासेस सेम रखने, सिमेट्री का मतलब है सारे मासेस सेम रखने, यहां भी एम रख दे, यहां भी एम रख दे, यहां भी एम रख दे, ठीक है। अब बता, यहां पे क्या इसके सेंट्रॉइड पे आपको फील्ड मिलेगी, बताओ कहां इक्विलिब्रियम आता था, सेंट्रॉइड पे आता था, यहां पे क्या फील्ड मिलेगी, आप बोलोगे सर यहां पे आई जीरो हो जाएगा, नेट फील्ड यहां जीरो हो जाएगी। यहां पे भी अगर मैं सेंटर पे देखूं, सारे मासेस सेम होने चाहिए, सिमेट्री की बात चल रही है, सिमेट्री नहीं होगी तो अलग आंसर आ जाएगा, सिमेट्री की बात चल रही है। यहां भी अगर आप ध्यान से देखोगे, आई नेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यहां भी बाय सिमेट्री आई नेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, अगर सारे मासेस हम बराबर लेके चल रहे हैं, हाँ या ना। जरा AK-47 लिख दो कमेंट में अगर देखो समझ में आ रहा है, हाँ सर सारे मासेस बराबर होंगे तो यहीं पे आप कोई भी मास रख दो, उस पर फोर्स नहीं, उस पर फोर्स नहीं लगेगा। आप यहां कोई भी मास रख दो, उस पर फोर्स नहीं लगेगा। आप यहां पे कोई भी मास रख दो, उस पर फोर्स नहीं लगेगा। आप यहां पे कोई भी मास रख दो, उस पर फोर्स नहीं लगेगा। बात चमक गई ना अच्छे से, समझ में आ गई ना अच्छे से। अरे रिंग में भी बाबू, रिंग में भी अब यही सेम कॉन्सेप्ट कर सकता हूं ना सर, इस तरीके से रिंग बना देते हैं, है ना। यहां पे हम लोगों ने रिंग बना दी। अब ये यूनिफॉर्म रिंग है, सबसे पहली बात ये यूनिफॉर्म रिंग है, मतलब डेंसिटी इसकी यूनिफॉर्म है, ऐसा नहीं है कहीं से मोटी कहीं से पतली, ठीक है ना, यूनिफॉर्म है। रिंग है, अदरक नहीं कि कहीं से भी फैल रही है, अदरक नहीं है कहीं से भी फैल रही है, ठीक है, यूनिफॉर्म रिंग है, ठीक है। हर जगह एक जैसी डेंसिटी, जैसे प्यारी सी हम लोग रिंग लेके आए, ऐसी सी प्यारी सी एक जैसी सी लग रही है ना भाई, ऐसा थोड़े ना यहां से मोटी यहां से पतली, ऐसी नहीं है, ठीक है ना। ओके, आया ना समझ में भाई, रिंग है, अदरक नहीं है, फैल रही है सर, यूनिफॉर्म तरीके से बनी है। अब अगर मैं आपसे पूछूं यहां पे क्या होगी, सेंटर पे नेट, सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करो, नेट ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी, बोलो, जीरो होगी, ठीक है ना। क्या होगी अगर आप ध्यान से देखोगे, जीरो होगी, ठीक है, यहां पे जीरो हो जाएगी। अब कोई भी मास यहां रख दो, उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। अब एक जगह और है जहां मेरा इंटरेस्ट है, मेरा इंटरेस्ट एक जगह और है, मेरा इंटरेस्ट है इसकी एक्सिस पे निकालने में। रिंग की कौन सी एक्सिस की बात कर रहे हैं, रिंग की वो एक्सिस की बात कर रहे हैं जो इसके सेंटर से जाए और प्लेन के परपेंडिकुलर हो, सेंटर से जाए और प्लेन के परपेंडिकुलर। सर ये वाली एक्सिस कह रहे हो क्या, यानी कि आप इसको रिंग को ऐसे रखो और ऐसे देख लो, ये हाथ इसकी एक्सिस है, आप देख सकते हो सेंटर से जा रहा है मेरा हाथ, ये एक्सिस है, दिस हैंड इज द एक्सिस ऑफ द रिंग। आप यहां पे देख रहे हो, समझ में आ रहा है, ये हाथ एक्सिस की तरह काम कर रहा है, सेंटर से जा रहा है इसके, यानी कि हम लोग रिंग को ड्रॉ करते हैं यहां पे,
थोड़ा सा आपको फील लाने के लिए मैंने यहाँ रिंग को दिखा दिया कि रिंग कैसे पड़ी है, क्योंकि थोड़ा सा 3 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल सिस्टम यहाँ पे बनाना मुश्किल हो जाता है ना, थोड़ा सा 3D विजुअलाइजेशन मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे सर ऐसे ये रिंग ऐसे पड़ी है क्या, हाँ रिंग ऐसे पड़ी है, वो दिख नहीं रही, वो रिंग ऐसे पड़ी है। अगर आप देखोगे ये रिंग ऐसे पड़ी है ना। दोबारा से बना देते हैं, रिंग को थोड़ा सुंदर बना देते हैं। सर ये जो रिंग पड़ी है वो कुछ इस तरीके से पड़ी है ना। थोड़ा सा यहां से इसको बोल्ड कर देते हैं, है ना, इतने हिस्से को थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं ताकि आपको देखने में पता चल जाए, है ना। तो आपको इसको दिखेगा, ये फ्रंट वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला थोड़ा सा बोल्ड कर दिया है, इसको थोड़ा पतला बारीक तरीके से बना दिया है, तो आपको ये रिंग नजर आ रही है। इसकी एक्सेस बना दो, सिंपल है सर, इसकी एक्सेस बना देंगे अपन, समझ गए। इसकी एक्सेस बनानी है अपने को, ये लो सर हमने इसकी एक्सेस बना दी। कहां से पास कर रही है, इसके सेंटर से कर रही है। अब तुम्हारा जो इंटरेस्ट है ना वो वही है, कहां इंटरेस्ट है तुम्हारा, तुम्हारा इंटरेस्ट इसकी एक्सिस पे, कहीं किसी एक्सिस पे, इसकी एक्सिस पे किसी आर डिस्टेंस पे फील्ड निकालने में है। यानी कि आप यहां पे कहीं फील्ड निकालना चाहते हो तो आप इसकी एक्सिस पे फील्ड निकालना चाहते हो, और इस रिंग का रेडियस कुछ ले लोगे आर। इस रिंग का, ये सेंटर है, इसका रेडियस ले लोगे आर, इस रिंग का मास ले लोगे एम, ये इसका सेंटर है, और यहां से किसी दूरी पर, यहां पे किसी दूरी पर, यानी कि कितनी दूरी पे, मान लेते हैं x डिस्टेंस पे, यहां पे तुम्हारा मन किया, थोड़ा सा और दूर ले लेते हैं, x डिस्टेंस पे, यानी कि मान लेते हैं यहां पे आपका मन किया, यहां पे मुझे i चाहिए, ठीक है ना, यहां पे हम i निकालना चाहते हैं। ये हमारा काम, यहां भी निकाल सकते हो, यहां भी निकाल सकते हो, इसकी एक्सिस पे निकालना चाहते हैं, यानी कि फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ अ रिंग, फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ रिंग, यूनिफॉर्म रिंग है। फिर से मैं आपको बता के चल रहा हूं, जो रिंग है वो कैसी है, यूनिफॉर्म रिंग है। ओके, रिंग अपनी यूनिफॉर्म है, ठीक है ना। रिंग तो आपको याद ही होगा, है ना सर, ये तो सुबह ही पता है आपने, पहनानी है सर, है ना। तो हाँ पहनानी है, तो उससे पहले इसके बारे में भी पढ़ लो, पता चले अगली बार तुम किसी को रिंग पहनाने जाए और तुमसे उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड पूछ ली जाए। क्या पता फिजिक्स में बहुत ज्यादा रुचि हो, रिंग पहनने वाले की रुचि ज्यादा हो सकती है फिजिक्स में, हो सकता है वो बोले पहनाने से पहले ये बता इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ठीक है, इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल के दिखा मुझे एक्सिस पे, तो पहनूंगी, नहीं तो नहीं पहनूंगी, है ना। जैसे आप रिंग को उंगली में पहनाते हो तो ये उंगली भी एक्सिस की तरह ही काम करती है, और रिंग आप उस पर पहना रहे हो, वही सवाल है ये भी, ठीक है ना। फिजिक्स हर जगह है सर, पीछा नहीं छोड़ेगी। अब आप क्या करोगे, ध्यान से समझो, यहां पे आपको निकालना है, तो आप यहां छोटू सा मास ले लो, इसका छोटा सा मास ले लो। सर छोटा सा मास ले लेते हैं डीएम। ये डीएम क्या है, अरे भाई ये देखो ये रिंग है ना, देखो ये रिंग है, मैंने हल्की सी टेप लगा रखी है, थोड़ी सी शायद दिख रही हो आपको, नहीं दिख रही, यहां पे इसका छोटा सा मास है, इतना हिस्सा है, इस हिस्से की वजह से यहां पे पहले मैं देख रहा हूं, सिर्फ इतने हिस्से की वजह से, इस छोटे से हिस्से, छोटे से मास की वजह से मैं देख रहा हूं यहां पे फील्ड कैसी होगी। तो फील्ड कैसी होगी, यानी कि हम लोग देखें जरा, इसको मिला दो, यहां पे फील्ड ऐसी होगी, छोटी सी फील्ड होगी, जो फील्ड होगी डी आई। कितनी फील्ड होगी, छोटी सी, छोटू सा मास है, छोटू से मास की छोटी सी फील्ड डी आई कितनी होगी बोलो सर। जो छोटी सी फील्ड होगी वो फील्ड होगी कितनी, जी टाइम्स जो छोटू सा मास है डी एम, और डिवाइडेड बाई सर जो ये डिस्टेंस होगा स्मॉल आर ले लो, स्मॉल आर का स्क्वायर। आप ये स्मॉल आर निकाल सकते हो, कैसे, क्योंकि ये रेडियस है, ये डिस्टेंस एक्स है, तो ये हाइपोटेन्यूस बनेगा। तो जो स्मॉल आर है वो क्लियरली, स्मॉल आर को आप क्या लिख सकते हो, जी डी एम, और स्मॉल आर को आप क्या लिख सकते हो, दिस इज हाइपोटेन्यूस, है ना। तो स्मॉल आर इज नथिंग बट ये अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ही है। देखा जाए स्मॉल आर क्या है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अरे देखो ना, ये एक्स, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया एक तरीके से। आप इस एंगल को ले लो थीटा, कुछ राइट एंगल ट्राइंगल वाला फील आ गया ना। तो आर स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हो, नीचे अभी ऐसे लिखे रहने तो, चलो अभी ऐसे लिख रहे हैं आर स्क्वायर, ठीक है ना, समझ में आता है आप लोगों को। ओके, अब ध्यान से देखो, यहां पे जो फील्ड है आपकी इधर आ रही है इस डायरेक्शन में, फिर आप इतने हिस्से से निकालोगे कंट्रीब्यूशन, फिर इस मास से निकालोगे, फिर यहां से निकालोगे, यानी कि अभी मैंने रिंग के इतने मास से निकाला है कंट्रीब्यूशन यहां, फिर मैं इस मास से निकालूंगा, फिर मैं इस मास से निकालूंगा, फिर मैं इससे निकालूंगा, फिर मैं यहां से निकालूंगा, फिर मैं, अरे रिंग के हर एक हिस्से से यहां पे कंट्रीब्यूशन निकालोगे तो आप देख सकते हो सिर्फ एक कंपोनेंट है जो टुवर्ड्स द सेंटर जा रहा है, वो सर्वाइव करेगा। क्योंकि अगर आप इस डीआई का देखोगे, एक कंपोनेंट ऊपर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा। जब आप मास नीचे लोगे तो भी इसका एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा। जब आप यहां लोगे तो भी इसका एक कंपोनेंट इधर होगा। अब आप रिंग में जितने भी मासेस लोगे, सभी मासेस का एक कंपोनेंट टुवर्ड्स द सेंटर आएगा, इस तरफ की तरफ आएगा, ये अपनी तरफ खींचेगा। बाकी कंपोनेंट कोई ऊपर होगा, कोई इधर होगा, कोई इधर होगा, कोई नीचे होगा, वो कैंसिल हो जाएंगे बाय सिमेट्री। सिर्फ इस डायरेक्शन का कंपोनेंट का जरूरत है हमें। कौन से कंपोनेंट की जरूरत है बोलो, इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसकी जरूरत है। यानी कि सर हमें चाहिए डी आई नहीं, हमें चाहिए डी आई कॉस थीटा।
भाई लॉजिक समझना ध्यान से, डी आई कॉस थीटा क्यों चाहिए? क्योंकि इस मास से दो जगह फील्ड आ रही है, एक ऊपर एक इधर, जो भी आपकी फील्ड है उसका एक कंपोनेंट ऊपर एक कंपोनेंट इधर। ऐसी जब तुम यहां से कंट्रीब्यूशन लोगे, इसके भी कंपोनेंट होंगे, एक ऊपर और एक इधर, इधर से लोगे तो भी एक कंपोनेंट राइट साइड एक इधर। हमें सिर्फ वो कंपोनेंट चाहिए जो टुवर्ड्स द सेंटर है, वो सारे कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे, इसलिए मुझे डी आई कॉस थीटा चाहिए। और सारे कंपोनेंट्स को जोड़ना है, सारे कंपोनेंट्स को जोड़ना है, तो इंटेंसिटी आएगी, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ डी आई कॉस थीटा हो जाएगा। यानी कि सर डी आई कितना है अपने पास, जी डी एम डिवाइडेड बाई क्या है, आर स्क्वायर। और कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आ जाएगा। यानी कि सर यहां पे जो कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट डिस्टेंस, एक्स वेरिएबल नहीं है यहाँ पे, ये डिस्टेंस फिक्स है, आप इसको कहीं ले जा थोड़ी ना रहे हो। तो यहाँ पे एक्स कांस्टेंट है, आपको लग रहा होगा सर एक्स वेरिएबल होता है, नहीं भाई यहाँ पे कांस्टेंट है, क्योंकि चेंज नहीं हो रहा है ये डिस्टेंस। तो ये आ जाएगा जी एक्स डिवाइडेड बाई आर क्यूब, और इंटीग्रेशन में आ जाएगा डीएम। और डीएम यानी कि सारे मासेस को ऐड कर दो, ये छोटा ये छोटा ये छोटा ये छोटा 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 छोटा, सारे मासेस को जोड़ोगे तो पूरी रिंग का मास आ जाएगा। यानी कि सर ये तो सिंपली बन जाएगा जीएम एक्स बाई आर क्यूब। यानी कि सर सिंपली कितना आ जाएगा, जीएम एक्स डिवाइडेड बाई आर क्यूब। आर क्यूब कैसे लिखोगे, आर का वैल्यू कितना, आर का वैल्यू है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, रूट है ना। तो इसका जब क्यूब कर दोगे तो नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ये आ जाएगा। ये फॉर्मूला है। इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी पढ़ते हैं, वहां पे क्या होगा, अगर आप इसको इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ोगे, वहां पे जी की जगह आ जाएगा क्या, के, एम की जगह क्या आ जाएगा, क्या, क्यू, क्यू आ जाएगा। कैपिटल चार्ज जो भी होगा, रिंग का चार्ज होगा, जो भी स्मॉल चार्ज या कैपिटल क्यू जो भी जो दे रखा होगा क्वेश्चन में, वो आ जाएगा। बाकी सब फॉर्मूला सेम है। फॉर्मूला जल्दी से बताओ मुझे चैट में, फॉर्मूला समझ में आ गया, फॉर्मूला याद कर लोगे भाई, ठीक है। फॉर्मूला देखो पहले, मुझे बताओ फॉर्मूला समझ में आ गया, कितना आसान फॉर्मूला है भाई, इतना आसान है सर, बहुत इजी, बेहद आसान। जीएम इंटू एक्स डिवाइडेड बाई आर क्यूब, आर का मतलब है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसकी पावर 3/2। ये कैसे आया सर, 3/2 पावर कैसे आ गया, अबे बेटा नीचे आर क्यूब है, आर का वैल्यू देख क्या है, आर का वैल्यू ये, क्यूब करते दोनों साइड, क्यूब कर दोनों साइड, यहां आर क्यूब आ जाएगा, यहां पावर 3 आ जाएगा। देख देख ध्यान से देख, है ना मजेदार। हाँ सर ये आ जाएगा, और इसकी डायरेक्शन का है टुवर्ड्स द सेंटर, डायरेक्शन का है टुवर्ड्स द सेंटर। इसलिए अगर तू वेक्टर डालेगा तो तू यहां पे माइनस, है ना, माइनस एक्स कैप दिखा सकता है, ऐसे लिख सकता है, मतलब डायरेक्शन इधर है टुवर्ड्स द सेंटर, माइनस एक्स कैप। माइनस एक्स कैप का मतलब है डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर है, हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होगी, है ना, डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ, डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ रिंग। क्या तेरे को ये बात चमक गई अच्छे से, बात क्लियर है, ठीक है, बात क्लियर है, ठीक है ना, समझ में आ गया ना अच्छी तरीके से। सर सेंटर पे कितना होगा, सेंटर पे कितना होगा, एक्स को 0 डाल दे, 0 आ जाएगा। देख एक्स को 0 डाल सेंटर पे, यानी कि सर यहां पे देखना चाहते हैं, एक्स को 0 डाल दे, है ना, यहीं से देख, ठीक है ना। इफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, अगर आप तूने एक्स 0 डाल दिया तो आई 0 आ रहा है या नहीं आ रहा, चेक कर सर। जी एम इंटू 0 डिवाइडेड बाई, नीचे आ जाएगा हमारा 0 प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, यही आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, ऊपर 0 बना 0 आ जाएगा, आना भी चाहिए, सेंटर पे थोड़े ना फील्ड होता है। अच्छा यहां पे फील्ड निकालेगा तो भी टुवर्ड्स द सेंटर आएगा, मान ले तू यहां पे फील्ड निकाल रहा है, यहां पे तू डिस्टेंस ले रहा है एक्स, तो फील्ड तेरी इधर की तरफ आएगी, फील्ड हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर आएगी, जो भी फील्ड आएगी वो टुवर्ड्स द सेंटर आएगी, ठीक है ना। डीआई का ये जो कंपोनेंट है, इसी को हमने डीआई कॉस थीटा लिया है, जो टुवर्ड्स द सेंटर है, इसी को इंटीग्रेट किया है, ठीक है। बात समझ में आ गई अच्छी तरीके से, क्लियर, ओके। थोड़ा सा ग्राफ देखते हैं, थोड़ा सा ग्राफ देख लेते हैं। यहां पे ग्राफ एक बार पॉइंट मास का भी देखेंगे, एक बार इसका भी देखेंगे। अगर तुम ग्राफ की बात कर रहे हो पॉइंट मास के लिए, ये देखो पॉइंट मास, मान लो मास m है, और इसकी वजह से आप देख रहे हो किसी r डिस्टेंस पे, तो आपको पता है यहां पे जो इंटेंसिटी है वो कितनी है, gm/r², कितनी है, gm/r²। देखो अब ग्राफ दो तरीके से बना सकते हो, आप सिर्फ मैग्नीट्यूड का भी बना सकते हो और डायरेक्शन वेक्टर के साथ भी बना सकते हो। तो मैं देखता हूं जनरली जो किताबों में बना होता है ना, वो डायरेक्शन को याद करके बनाया जाता है, मतलब gm/r² ऐसे लिख दिया जाता है, यानी कि वो ये बताना चाहता है कि अगर आप राइट साइड देख रहे हो तो फील्ड मेरी कहां होगी, लेफ्ट साइड। मतलब अगर आप मास के राइट साइड देख रहे हो, मतलब अगर आप राइट साइड देख रहे हो यहां पे, तो फील्ड मेरी लेफ्ट साइड होगी। अगर आप इधर की तरफ देख रहे हो r डिस्टेंस पे, तो फील्ड मेरी इधर की तरफ होगी, है ना। तो इसको दिखाने के लिए वो ग्राफ को ऐसे बना देता है। अगर मेरा r पॉजिटिव है तो फील्ड नेगेटिव है, यहां पे तुम्हारा ग्राफ बनेगा I वर्सेस r का, किसका, I वर्सेस r का, है ना। 4 पॉइंट मास, सबसे पहले पॉइंट मास के लिए बना रहे हैं,
किसके लिए बना रहे हैं? अगर आप ध्यान से देखोगे पॉइंट मास के लिए बना रहे हैं, ठीक है। तो अगर मेरा आर पॉजिटिव है तो आई नेगेटिव है, अगर ऊपर आई है तो नीचे वाली एक्सिस होगी माइनस आई और ये वाली एक्सिस होगी माइनस आर। तो ये ग्राफ कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? अगर आर पॉजिटिव है, आर पॉजिटिव है, आई मेरा लेफ्ट साइड है यानी कि नेगेटिव है, तो इस ग्राफ को वो ऐसे बना देते हैं। ऐसा ग्राफ क्यों बन रहा है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा ही बनेगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे आई प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, देखा जाए -1/r² है, कुछ ऐसा है, ठीक है ना। एक यहां बन जाएगा और फिर अगर आप देखोगे आपका आई आर नेगेटिव है तो आई पॉजिटिव है, तो ये ग्राफ ऐसे दिखा सकते हो आप, इस तरीके का ग्राफ बनेगा, ठीक है। इस तरीके का ग्राफ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके का ग्राफ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। वैसे ही, ठीक है ना, वैसे ही अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम ग्राफ किसके लिए बनाएंगे? अब रिंग के लिए बनाएंगे। सेम ग्राफ अगर आप ऐसे रिंग के लिए बना रहे हो, रिंग की एक्सिस पे हम लोग फिर से देख रहे हैं सब कुछ, तो यहां पे रिंग के लिए भी सेम ग्राफ हम लोग बनाएंगे, मतलब रिंग के सेंटर से किसी एक्स डिस्टेंस के लिए ग्राफ बना रहे थे, तो यहां पे हम किसी एक्स डिस्टेंस पे इंटेंसिटी देख रहे थे। तो यहां पे ग्राफ आप किस तरीके का एक्सपेक्ट करोगे? यहां पे किस तरीके का एक्सपेक्टेशन है? फिर से देख लेते हैं कि सर यहां पे आई रख देते हैं, यहां पे हमने एक्स रख दिया, यहां पे -x रख दिया, यहां पे -i आ गया, यहां पे -i आ गया। इसके लिए भी हम लोग एक बार देख लेते हैं ग्राफ कैसा होगा, इसके लिए भी आप ग्राफ देख सकते हो, ठीक है ना। ग्राफ कैसा आएगा अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है। पहले मैं साइन को कंसीडर नहीं करता, नेगेटिव पॉजिटिव को कंसीडर नहीं करता, सिंपली मैं देख लेता हूं कैसा ग्राफ बनना चाहिए। तो आपने यहां पे आई का जो फॉर्मूला पढ़ा है, साइन को बाद में कंसीडर कर लेंगे, जैसे इसमें साइन को कंसीडर करा है ना, इसमें भी करेंगे, पर पहले फॉर्मूला देख लो। फॉर्मूला है gmx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और इसकी पावर 3/2। फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला ये। आपको पता है यहां पे फील्ड जीरो होती है, तो सेंटर पे फील्ड जीरो होगी, सेंटर पे फील्ड क्या होगी? जीरो। और ये फील्ड कहीं जाके मैक्सिमम होती है, पता है कहां जाके होती है? इसको डिफरेंशिएट करके जीरो डालना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करके जीरो डालना पड़ेगा। मैं आपको पूरा करवा नहीं रहा हूं, आप di/dx को जीरो डाल के देखो, आप डाल के देखना, x का वैल्यू आ जाएगा r/√2। करके देखना, जो मेहनत करना चाहता है वो करके देखना। हमें तो याद है ये डायरेक्टली, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में इतनी बार करा है ये डिफरेंशिएशन। आप करना, आप इसका डिफरेंशिएशन करना, यहां क्वेश्चन ट्रू लगेगा और जीरो डालना, x का वैल्यू r/√2 आएगा। यानी कि यहां पे जब हम बहुत दूर चले जाएंगे तो फील्ड जीरो हो जाएगा, सेंटर पे जीरो हो जाएगा और बीच में इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा। अरे यार एक बात समझो, ये रिंग है, इसके सेंटर पे फील्ड कितना है? इसका जीरो। और फील्ड कहां जीरो होगा? जब आप इससे बहुत दूर चले जाओगे, जब आप इससे बहुत ज्यादा दूर चले जाओगे तो फील्ड कितना हो जाएगा? अगर आप ध्यान से देखोगे जीरो हो जाएगा। तो यानी कि सेंटर पे फील्ड जीरो है, जब आप इससे बहुत दूर चले गए तो भी फील्ड क्या हो जाएगा? यहां पे जीरो हो जाएगा। तो यानी कि बीच में कहीं मैक्सिमम आएगा और मैक्सिमम आता है यहां पे। ये कैसे निकाला? आप इसको डिफरेंशिएट करके जीरो डालो, एक्स का वैल्यू यही आएगा। यानी कि सर फील्ड जीरो यहां पे और फील्ड इंफिनिटी पे जीरो है, तो बीच में कहीं मैक्सिमम होगा, ऐसा ग्राफ आता है। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, बीच में कहीं इसका वैल्यू बढ़ गया और फिर से जीरो हो गया। पहले जीरो था, जीरो फिर मतलब सेंटर पे जीरो था, फिर दूर जाके जीरो हुआ, तो बीच में कहीं मैक्सिमम वैल्यू आया। पर सर डायरेक्शन को भी तो देखना है, हमें याद रखना है यहां पे एक नेगेटिव साइन भी आता है। तो यानी कि ये ग्राफ इस क्वाड्रेंट में बनेगा और इस तरीके से दिखेगा, ऐसे दिखा सकते हो। और कहां पे वैल्यू मैक्सिमम आ रहा है? r/√2। कहां पे वैल्यू मैक्सिमम आ रहा है? बोलो r/√2। तो सर लेफ्ट साइड भी बना सकते हैं ये ग्राफ, बिल्कुल यही ग्राफ इसके लेफ्ट साइड भी बन सकता है, इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। ये ग्राफ इसके लेफ्ट साइड भी बन सकता है, ठीक है ना, -r/√2 पे भी बनेगा। मतलब रिंग के राइट साइड भी जैसा ग्राफ आएगा वैसे ही लेफ्ट साइड आएगा, ठीक है ना। जैसे राइट साइड ग्राफ आएगा वैसे ही लेफ्ट साइड आएगा। और ये ग्राफ इस क्वाड्रेंट में क्यों आ रहा है? क्योंकि अगर आप एक्स पॉजिटिव ले रहे हो तो आपका इंटेंसिटी टूवर्ड्स द सेंटर है, नेगेटिव है, इसलिए ग्राफ ऐसा बनेगा, इसलिए ग्राफ ऐसा बनेगा। अब मेरी बात सुनना बड़े ध्यान से, कई बार हो सकता है एग्जाम में ऐसा ग्राफ ना दे, हो सकता है एग्जाम में ये ग्राफ ना दे, हो सकता है एग्जाम में सिर्फ ये ग्राफ दे, हो सकता है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड को लेके बनाए, तो इसको मार्क करके आना। अगर ये ग्राफ ना दे तो ये वाला ग्राफ सही हो जाएगा, ऐसे बना सकता है वो ग्राफ को। खाली हो सकता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में दे तो आप इस ग्राफ को सही मानना। मान लो आपको 4 ऑप्शन दे दे, समझना मेरी बात ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। मान लो एग्जाम में यही क्वेश्चन आ गया, उसने ऐसे बोला एक्स डिस्टेंस पे हम लोगों को आई का ग्राफ बनाना है और 4 ऑप्शन दे दे। अब उसने 4 ऑप्शन दे दिए, एक ऑप्शन ऐसा दे दिया, ऑप्शन बी दे दिया उसने ऐसा, आई वर्सेस एक्स का ऑप्शन बी दे दिया ऐसा, है ना, ऑप्शन सी दे दिया, ऑप्शन डी दे दिया, इस तरीके से। तो अब आप कौन सा मार्क करके आओगे? आप उससे लड़ोगे तो नहीं,
कि सर ने तो ये पढ़ाया था हमें, सर ने कहा था थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा ग्राफ, सर ने तो ये पढ़ाया था, सर ने डायरेक्शन को दिखा के पढ़ाया था, पर एग्जाम में तो ये क्वेश्चन आ गया। आप कहोगे सर कोई भी आंसर नहीं था सर, हम तो छोड़ा है। नहीं, आप सिर्फ मैग्नीट्यूड का ग्राफ बनाओगे, फिर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड देखोगे, मतलब वो डायरेक्शन नहीं देख रहा, वो शेप देख रहा है। शेप तो यही है ना ग्राफ की, पहले जीरो और इन्फिनिटी पे जीरो, शेप तो यही है ना ग्राफ की, पहले जीरो और इन्फिनिटी पे जीरो। तो ग्राफ कौन सा आ जाएगा यहाँ पे, फोर्थ वाला आ जाएगा। बात समझ में आ गई अच्छी तरीके से, क्लैरिटी आप सबको समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से किस तरीके से वो ग्राफ दे सकता है। तो ये ग्राफ, ये थोड़ा सा आप लोग, मुझे लगता है कि आपने शायद पहले इतना ना पढ़ा हो डिटेल में ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी, थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि देखो यार इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा ही है, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा ही है। सेम सवाल इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आ सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या होगा, अगर आपसे बोले फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो हम पॉजिटिवली चार्ज रिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में भी ऐसे ही होता है। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज रिंग है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक है ना, इस तरीके से रिंग है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे इसको और डिटेल में, मतलब ऐसा ही, तो आपको थोड़ा सा याद रह जाएगा जब हम पढ़ेंगे। तो आप देखोगे यहां पे मान लेते हैं इसका चार्ज क्यू है, और अगर आप एक्स डिस्टेंस पे, रेडियस हमारा आर है, यहां पे फील्ड निकालने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है तो फील्ड इधर आएगी, अवे आएगी, बस इतना फर्क है। क्योंकि अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इसकी फील्ड अवे होती है, नेगेटिव होता है तो टूवर्ड्स होती है। फॉर्मूला वही आएगा, फॉर्मूला वही आएगा, बस जी की जगह आ जाएगा के और मास की जगह आ जाएगा क्यू और इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और इसकी पावर 3/2। पॉजिटिव चार्ज की फील्ड अवे होती है, यहां भी अवे जाएगी। अगर नेगेटिवली चार्ज होगी तो टूवर्ड्स आएगी। मतलब अगर यही रिंग वो नेगेटिवली चार्ज बोल दे कि सर अब रिंग पे अगर हम चार्ज नेगेटिव रख देते हैं इस तरीके से, ठीक है ना, ऐसा नेगेटिव चार्ज रख देते हैं और फिर फील्ड पूछते हैं, तो अगर नेगेटिवली चार्ज है तो उसका फील्ड टूवर्ड्स द रिंग आएगा। पर मास में दो तरीके के मास नहीं होते, उसमें हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर आता है। फॉर्मूला सेम, फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला यही आएगा, फॉर्मूला दोनों के लिए सेम, बस डायरेक्शन का फर्क है। नेगेटिवली चार्ज के लिए टूवर्ड्स द सेंटर, पॉजिटिव के लिए अवे। पर मास में तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मास तो हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर ही खींचता है। ओके, ठीक है। चलो, इस टॉपिक के बाद हम लोगों को थोड़ा चर्चा करना है यहां पे एक इंपॉर्टेंट थ्योरम जिसका नाम है शेल थ्योरम। काफी इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। इस थ्योरम को क्या कहते हैं, शेल थ्योरम। ये हमें क्या बताता है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ वगैरह है, वैसे ही यहां पे शेल थ्योरम है। थ्योरम को बहुत ध्यान से समझते हैं। थ्योरम कहता है अ स्फेरिकली सिमेट्रिक बॉडी अफेक्ट्स एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स ग्रेविटेशनली एज दो ऑल ऑफ इट्स मास वर कॉन्सेंट्रेटेड एट अ पॉइंट एट इट्स सेंटर। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास कोई स्फेरिकली सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है, कोई भी स्फेरिकली सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है, ये होलोस्फेयर भी हो सकता है और शेल भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि सॉलिड स्फेयर हो, ये होलोस्फेयर या फिर आप स्फेरिकल शेल भी कह सकते हो। ठीक है, एक सेकेंड, बोर्ड हैंग हो गया। ठीक है, वन सेकेंड। ओके, तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे, मान लो ये स्फीयर है, ये होलो भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। उसने बोला है स्फेरिकली सिमेट्रिक होना चाहिए। ये होलो भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, स्फेरिकली सिमेट्रिक होना चाहिए। हम मान लेते हैं इसका मास m है। वो कह रहा है अगर कोई बाहर ऑब्जेक्ट पड़ा है, अगर इसके बाहर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है तो आप इसका सारा मास इसके सेंटर पे ले सकते हैं। ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये तो हमने पहले भी किया है। हमने बोला था ना, जो न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल लॉ है वो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए भी लग सकता है। सारा मास कहां रख देते हैं, सेंटर पे। तो कह रहा है अगर कोई स्फेरिकली सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है, चाहे होलो स्फीयर हो चाहे सॉलिड स्फीयर हो, मतलब चाहे अंदर से खोखला हो चाहे भरा हो, आपको इसका सिर्फ मास देखना है। ये इस पे कैसे फील्ड लगाएगा, ये इस पे कैसे फोर्स लगाएगा, जैसे कि सारा मास कहां पड़ा हो, इसके सेंटर पे। कहां पड़ा हो, सेंटर पे। पर तभी अगर ऑब्जेक्ट बाहर पड़ा, ऑब्जेक्ट प्लेस आउटसाइड द शेल, आउटसाइड स्फीयर। ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, बोलो, आउटसाइड स्फीयर। अगर ऑब्जेक्ट आउटसाइड स्फीयर पड़ा है तो ये इस पे ऐसा फोर्स लगाएगा जैसे कि यहां पे स्फीयर है ही नहीं, सारा मास का पड़ा होगा इसके सेंटर पे। और मान लो आपको ये दूरी पता है, मान लो ये दूरी आपको पता है r है, तो आप सिंपली कहोगे सर एक मास मेरा यहां पे पड़ा है, एक मास मेरा यहां पे पड़ा है, तो यहां इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा वो सिंपली g टाइम्स m और m डिवाइडेड बाई r स्क्वायर होगा। तो वो यही कह रहा है, अगर स्फेरिकली सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है और आप उसका इफेक्ट आउटसाइड देखना चाहते हैं तो उसका सारा मास इसके सेंटर पे मान लो, यही कह रहे। ठीक है ना, बात समझ में आ गई इसी तरीके, सारा मास का मान लो, सेंटर पे मान लो, यही थ्योरम हम लोगों को कहती है। ठीक है, अब इस थ्योरम का सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट है, अब इस थ्योरम का सेकंड पार्ट क्या कहता है, ध्यान से समझना।
इफ द बॉडी इज ए स्फेरिकली सिमेट्रिक शेल, अब वो कह रहा है शेल के लिए ही लगाना ये, मान लो होलो बॉल, no net gravitational force is exerted by the shell on any object inside regardless of the object's location within the shell। ध्यान से समझना, अब वो कह रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट शेल है यानी कि होलोस्फीयर है, होलोस्फीयर यानी कि मास सिर्फ बाउंड्री पे है, होलोस्फीयर है, और आप इसका इफेक्ट इनसाइड देख रहे हो, कहां पे देख रहे हो, अगर आप बोलो आपका इफेक्ट देखना है इनसाइड, मान लो इसका मास m है, और आप चाहे यहां देख लो, चाहे इफेक्ट यहां देख लो, चाहे यहां देख लो, चाहे यहां देख लो, चाहे यहां देख लो, चाहे आप लोकेशन 1 की बात करो, चाहे 2 की बात करो, चाहे 3 की बात करो, चाहे 4 की बात करो, चाहे 5 की बात करो, चाहे इसके सेंटर की बात करो, 6, किसी भी लोकेशन की बात करो, अगर आप कोई मास यहां पे रख दो, या तो आप यहां रख दो, या फिर इस मास को यहां रख दो, या फिर इस मास को यहां रख दो, या फिर किसी मास को यहां रख दो, या फिर यहां रख दो, या फिर यहां रख दो। पहले आपने मास को कहां रखा था, आउटसाइड रखा था, तो मैंने बोला था इसका सारा मास आप सेंटर पे मानो और फोर्स निकाल लो। पर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इस शेल के अंदर पड़ा है, होलोस्फीयर है ये, शेल है ये, क्या है बोलो, होलोस्फीयर है, शेल है, तो इस शेल के कारण, इस होलोस्फीयर के कारण, इस होलोस्फीयर, इस होलो शेल के कारण इन किसी भी मास पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। नो फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट, नो फोर्स एक्सर्टेड, नो फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट इनसाइड, अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट हो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। अब आप कह रहे हो कि सर इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, नहीं, इस पे भी कोई फोर्स नहीं लग रहा, नहीं, इस पे भी कोई फोर्स नहीं लग रहा, नहीं, किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। अब न्यूटन को बहुत समय लग गया था इस रिजल्ट को डिराइव करने के लिए, मैथमेटिकली डालने के लिए, हम इसको थ्योरम के नाम पे पढ़ रहे हैं, इसको प्रूफ करने में बहुत साल गए थे उनके, आपको पता है। आपको लग रहा होगा क्या छोटी सी तुचकी सी सर थ्योरम पढ़ा रहे हैं, न्यूटन से पूछो भाई, आज जिंदा होते तो वो तुम्हें बहुत झाड़ते, कहते अच्छा तुचकी सी थ्योरम, अच्छा अभी बताता हूं तेरे को। कह रहा भैया मेरी जिंदगी बीत गई इसको करते करते में, आधा समय बीत गया, बहुत समय लगा था इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए, ठीक है ना। तो न्यूटन को बहुत समय लगा था इस चीज को प्रूफ करने के लिए मैथमेटिकली, बट हम तो इसको आज रट लेंगे थ्योरम के रूप में, ना यहां फोर्स लगेगा, ना यहां 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 लगेगा, कहीं फोर्स नहीं लगेगा, नेट फोर्स जीरो होगा, कहीं भी रख दो। अरे सर मैं बिल्कुल इसके पास जाके रख देता हूं तो लगेगा, तो यहां रख देता हूं ना बिल्कुल पास जाके, नहीं लगेगा, कहीं भी रख दे। अंदर है तो फोर्स नहीं है, बाहर है तो फोर्स है, अंदर है तो फोर्स नहीं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगी यहां पे। इलेक्ट्रिक क्यों बोल रहा हूं मैं बार बार, ग्रेविटेशनल फील्ड, आप ये भी कह सकते हो, ऑल्सो यू कैन से दैट ऑल्सो ग्रेविटेशनल फील्ड एट एवरी पॉइंट इज जीरो, ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड इज जीरो एवरीवेयर। आप कहोगे अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड कहीं है ही नहीं। अच्छा, पहले वाली जगह पे अगर आप देखोगे, आप बोलो कि सर इसकी वजह से यहां पे फील्ड निकालो, तो इसकी फील्ड ऐसी होगी जैसे कि ये पॉइंट मास है, यहां पे फील्ड होगी सिंपली g टाइम्स जो भी कैपिटल M है डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। यहां पे फील्ड है, यहां पे तो ऐसी फील्ड है जैसे कि ये पॉइंट मास पड़ा है, पॉइंट मास की फील्ड आप निकाल लोगे। पर इस केस में अंदर कोई, यहां पे E1 पूछूं, सॉरी I1 पूछूं जीरो है, I2 पूछूं जीरो है, I3 पूछूं जीरो है, यहां पे फील्ड है और यहां पे अंदर फील्ड नहीं है। मतलब स्फीयर की फील्ड आउटसाइड होती है होलोस्फीयर की, पर अंदर नहीं होती। होलोस्फीयर की फील्ड आउटसाइड होती है पर अंदर नहीं होती। इनसाइड इसकी कोई फील्ड कंसीडर नहीं करते, इनसाइड इसके कोई फील्ड हम कंसीडर नहीं करते। ठीक है ना, बात समझ में आ गई अच्छी तरीके से। चलो एक सवाल बनाता हूं आप लोगों के लिए, एक सवाल बनाता हूं, बड़े ध्यान से देखना, सवाल सुनना बड़े ध्यान से। यहां पे हम बहुत सारे स्फीयर बना देंगे, एक स्फीयर बनाया, ठीक है, और स्फीयर बनाते हैं, ठीक है, एक और स्फीयर बनाते हैं यहां पे, एक सेकेंड, ठीक है ना, ये दूसरा स्फीयर बनाया, ठीक है, एक और स्फीयर बना देते हैं, यहां पे बहुत सारे स्फीयर बना देते हैं, ठीक है ना, एक स्फीयर ये बनाया, इसको भी रख देते हैं यहां पे, ठीक है, और बना देते हैं, एक स्फीयर और बना देते हैं, ठीक है, एक स्फीयर और बना दिया हमने, ठीक है ना। कितने स्फीयर दिख रहे हैं आप लोगों को, यहां पे चार, सारे होलोस्फीयर्स हैं, चारों के चारों होलोस्फीयर्स हैं। अब मैं आप लोगों से एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूं। मैं मान लेता हूं सबसे बाहर वाले का मास m1 है, इस वाले का मास m2 है, इस वाले का मास m3 है, इस वाले का मास m4 है। भाई रेडियस भी ले लो, सर इसका रेडियस r1 ले लो,
सर इसका रेडियस R2 ले लो, सर इसका रेडियस R3 ले लो, सर इस सबसे बाहर वाले का रेडियस क्या ले लो, R4 ले लो। सारे के सारे क्या है, ऑल आर होलोस्फीयर, सबका मास आपको नजर आ रहा है, दिख रहा है, सभी का मास आपको यहां पे नजर आ रहा है। मान लो मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा यहां पे ऑब्जेक्ट है, इसका मास क्या है, m। यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है और इसका मास क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे m। अब मेरा सवाल आपसे क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 मेरा आपसे ये यहां पे सवाल है, 2-3 क्वेश्चन पूछ लूंगा इससे। क्वेश्चन 1 ये है, फोर्स ऑन m, फोर्स ऑन m is due to masses of sphere, है ना, सबसे बाहर वाले स्फीयर को स्फीयर 1 कह रहे हैं ना, ये स्फीयर 2 है, ये स्फीयर 3 है, ये स्फीयर 4 है। तो फोर्स ऑन मास m इज ड्यू टू द मासेस ऑफ स्फीयर, ऑप्शन है 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली, ऑप्शन सी 3 and 4 ओनली, ऑप्शन डी ऑल दी स्फीयर्स। कौन कौन से स्फीयर इस पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना, कौन कौन से स्फीयर इस पे फोर्स लगा रहे हैं, कौन कौन से फोर्स इस पे लगा रहे हैं, आपको ये बताना है, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया, कौन कौन से स्फीयर इस पे फोर्स लगाएंगे आपको ये बताना है। इस मास पे कौन कौन से स्फीयर फोर्स लगाएंगे, क्या वो ये दोनों फोर्स लगाएंगे या फिर ये दोनों फोर्स लगाएंगे या सब फोर्स लगाएंगे, 1 and 2 ओनली, क्या 1 और 2 फोर्स लगा रहे हैं इस पे, या 2 और 3 फोर्स लगा रहे हैं इस पे, या 3 और 4 फोर्स लगा रहे हैं इस पे, या फिर सारे स्फीयर इस पे फोर्स लगा रहे हैं। ध्यान से सोचो, इस मास पे कौन कौन से स्फीयर फोर्स लगा रहे हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है यहां पे, 3 और 4। अरे भाई 3 और 4 क्यों, अरे क्योंकि 3 और 4 स्फीयर के आउटसाइड है। हमने पढ़ा था अगर कोई होलो स्फीयर है उसका इफेक्ट सिर्फ आउटसाइड देखा जाता है। अगर आप पिंक वाले स्फीयर के देखो, उसके अंदर है ये पिंक वाला स्फीयर, इस पे कोई फोर्स नहीं लगाएगा। व्हाइट वाला स्फीयर भी कोई नहीं लगाएगा क्योंकि उसके अंदर है। आप पिंक वाले के अंदर देख रहे हो इसको और व्हाइट वाले के भी अंदर देख रहे हो, यहां पे येलो और ग्रीन इन दोनों के आउटसाइड है और फोर्स आउटसाइड ही लगेगा इस पे, ठीक है ना, फोर्स इस पे आउटसाइड ही लगेगा, इनसाइड कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन सी, 3 and 4। अभी समझाया था, लॉजिक समझ नहीं रहे हो, ध्यान से पढ़ो यार, ये आसान सवाल था। जब चैट में इतना दिमाग लगाओगे तो क्या करोगे भाई, चैट में दिमाग लगेगा तो फिर कैसे होगा, समझो, ध्यान से समझो। अभी क्या पढ़ा है हम लोगों ने, यही तो पढ़ा है ना शेल थ्योरम में। अगर कोई मास स्फीयर के आउटसाइड है, होलो स्फीयर के आउटसाइड है या सॉलिड स्फीयर के आउटसाइड है, ठीक है ना, अभी चलो होलो स्फीयर मान के चलते हैं, अगर उसके आउटसाइड है, स्फेरिकली सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट के आउटसाइड है, तो आउटसाइड अगर होगा तो इस पे फोर्स लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर। बट अगर कोई ऑब्जेक्ट स्फीयर के अंदर आ जाए तो इस पे कोई फोर्स लग रहा है, नहीं, इस पे भी कोई फोर्स नहीं लग रहा। अब तुम बताओ, अगर आप पिंक वाले के देखो अंदर है ये, व्हाइट वाले के भी अंदर है ये, तो ना तो पिंक वाला फोर्स लगा सकता है ना व्हाइट वाला, क्योंकि दोनों के अंदर है ये। पर यहां पे येलो वाला और ग्रीन वाला इस पे फोर्स लगा सकता है, येलो वाला और ग्रीन वाला इस पे फोर्स लगा सकता है। जल्दी मुझे बताओ, AK-47 है यानी गलती कर दी तुमने, जल्दी बोलो, ठीक है, समझ गए अच्छे से। अब आपसे पूछे फोर्स होगा कितना, फाइंड फोर्स, अब फोर्स भी बता दो। अरे सर 2 फोर्स लगेंगे सर, आप सारा मास का मान लो, M4 का सारा मास का मान लो सेंटर पे, M3 का भी सारा मास का मान लो सेंटर पे, इन दोनों को मत लो। अरे आप बोलो ना सर फोर्स कौन लगा रहे हैं, सर M3 और M4, तो सेंटर पे सारा मास आ जाएगा, कितना मास आ जाएगा, M3 प्लस M4, सिर्फ सेंटर पे इन दोनों मासेस को लो। और दूसरा मास का है, अगर आप ध्यान से देखोगे, मान लो ये डिस्टेंस दिया है, सपोज ये डिस्टेंस दे रखा है, ये डिस्टेंस कितना दे रखा है, x, कितना डिस्टेंस दे रखा है, मान लो ये दे रखा है डिस्टेंस x, और ये मास है मेरा m। तो यहां पे इस स्फीयर का, हरे वाले स्फीयर का सारा मास सेंटर पे मान लिया जाए और येलो वाले का, इन दोनों का क्यों नहीं, क्योंकि ये दोनों फोर्स लगा नहीं रहे, ये फोर्स लगाते तो इनका भी मास मान लेते। तो अब कितना फोर्स लगेगा, अगर आप ध्यान से देखोगे, G टाइम्स M3 प्लस M4 और डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, खत्म, इनटू मास। ये वाला मास भी तो मल्टीप्लाई करोगे, फोर्स चाहिए ना हमें, ये फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, ये फोर्स लगेगा। बात समझ में आ गई अच्छी तरीके से, शेल थ्योरम का एप्लीकेशन है ये, ध्यान से समझना। G टाइम्स
इसका इसका सारा मास सेंटर पे मान लो, इसका सारा मास सेंटर पे मान लो, यही तो शेल थ्योरम कहती थी, मास सेंटर पे मान लो और फोर्स लगा दो, तो दो मासेस हो गए सेंटर पे, M3 प्लस M4। ये दोनों क्यों नहीं लगाए, M1 और M2, क्योंकि ये आउटसाइड है। बात समझ में आ गई अच्छी तरीके से, एक बार AK-47 हो जाए चार्ट में, ठीक है, समझ में आ गया अच्छी तरीके से, ये बात क्लियर है। देखो ऐसा क्वेश्चन पूछ ले एक बार, देखो ध्यान से, हेमिस्फीयर, आपको ये आधा स्फीयर दे दे, ठीक है ना, आपको बोल दे ये आधा स्फीयर है, ध्यान से समझना, क्या ये हेमिस्फीयर, आधा स्फीयर, ठीक है। आपसे मैं पूछूं यहां पे इंटेंसिटी किधर होगी, यहां पे इंटेंसिटी किधर होगी, यानी कि इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी किधर होगी। मैं आपको डायरेक्शन देता हूं, सर इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी राइट साइड होगी, मान लेते हैं I1, या फिर ये वाली होगी, हम मान सकते हैं कुछ I2, ठीक है ना, या फिर सर इधर की तरफ होगी कहीं I3, या फिर सर नीचे की तरफ होगी कहीं I4, या फिर सर इधर होगी कहीं I5। किधर होगी इसकी इंटेंसिटी सारी, कहां पे होगी इसकी इंटेंसिटी, सोचो इसकी इंटेंसिटी कहां होगी। बाय सिमेट्री आपको क्या लगता है इसकी नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहां होगी, I1, I2, I3 या I4, क्या लगता है आप लोगों को, सोचो कौन सी डायरेक्शन सही लग रही है। सेंटर पे, ये होलोस्फीयर आप ले लो, इसको आप होलोस्फीयर ले लो, होलो हेमिस्फीयर, होलो यानी कि खोखला, अरे कटोरी है जैसे, होलो हेमिस्फीयर समझते हो ना, कटोरा ले लो ना, आधा आधा नारियल काट दो बीच में से, खोखला है नारियल अंदर, यहां पे कहां होगी, डायरेक्शन कहां होनी चाहिए सर, लेफ्ट साइड होनी चाहिए, राइट साइड होनी चाहिए, इधर होनी चाहिए, इधर, डाउनवर्ड होनी चाहिए। I4 इज द करेक्ट। ये सबको फील आ रहा है बाय सिमेट्री, बाय सिमेट्री आप सब समझ रहे हो, बाय सिमेट्री सर सिमेट्रिकल सिस्टम है सर, और कोई डायरेक्शन बन ही नहीं रहा है सर, सिमेट्रिकल सिस्टम है, कुछ इधर होगी कुछ इधर होगी, सबका रिजल्ट लोगे वेक्टर रिजल्टेंट यही आएगा, बाय सिमेट्री इसका आंसर आएगा I4, नीचे ही होनी चाहिए, नीचे ही होनी चाहिए। चलो अगर यहां पे समझ आता है तो यही होलो हेमिस्फीयर है, यही होलो हेमिस्फीयर मैं यहां पे कंसीडर कर लेता हूं, और मैं पॉइंट यहां ले लेता हूं। अब मैं कहां पॉइंट कंसीडर कर लेता हूं, बड़े ध्यान से समझना, सर पॉइंट यहां पे कहीं ले लिया हम लोगों ने, ठीक है ना सर, यहां पे कहीं पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट पे, अब सेंटर पे नहीं है पॉइंट, पहले तो सेंटर वाला लिया था, अब यहां लिया था, अब बताओ अब कहां होगी, ठीक है ना, ये होलोस्फीयर का सेंटर है, दिस इज सेंटर ऑफ हेमिस्फीयर, सेंटर ऑफ स्फीयर, स्फीयर का सेंटर है, हेमिस्फीयर का नहीं, स्फीयर का सेंटर, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां पे नेट फील्ड कहां होगी सर, इधर होगी I1, इधर होगी I2, ऊपर की तरफ होगी I3, इधर की तरफ होगी I4, या नीचे की तरफ होगी I5, या फिर इधर की तरफ होगी I6। ऐसे कौन सी डायरेक्शन आपको सही लगती है, I1, I2, I3, I4, I5, I6, अब कौन सी लगती है, यहां पे बतानी है आपको डायरेक्शन, यहां पे बतानी है, यहां पे नेट इंटेंसिटी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहां होगी, यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहां होगी, सोचो कहां होगी, बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं, कहां होगी, कहां पे होनी चाहिए। अब मेजर बच्चा I6 की तरफ जा रहा है, पर आंसर इज I5, करेक्ट आंसर इज I5, I5 इज करेक्ट, जो भी I5 सोच रहा है वो करेक्ट है। डाउनवर्ड क्यों होगी सर, सर यहां तो ठीक है, यहां तो सेंटर पे था, डाउनवर्ड समझ में आता है, सर यहां नहीं होनी चाहिए सिमेट्री से। अब आप इसको ऐसे समझो, मान लो इसके ऊपर स्फीयर लगा दूं, सोचो मान लो मैं इसके ऊपर स्फीयर लगा दूं, जो स्फीयर है नहीं पर मैं मान लेता हूं, अब मुझे बताओ नेट फील्ड कितनी होनी चाहिए यहां पे, 0। नहीं समझ में आया, देखो यार, अरे एक स्फीयर है ऐसा, मैं आपसे पूछ रहा हूं यहां पे फील्ड कितनी होनी चाहिए, आप बोलोगे 0 होनी चाहिए, यहां पे फील्ड कितनी होनी चाहिए, बोलो 0 होनी चाहिए। अगर मैं ऊपर वाला हिस्सा मिटा देता हूं, अगर मैं ऊपर वाला हिस्सा मिटा देता हूं, तो कई बच्चे कह रहे हैं फील्ड यहां होनी चाहिए, तो इसका मतलब ऊपर वाले हिस्से की फील्ड कहां होनी चाहिए, तो उस हिसाब से तो ऊपर वाले की यहां होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है इसी तरीके से, पर इन दोनों का रिजल्टेंट तो ये आ जाएगा, पर नेट फील्ड तो यहां 0 होनी चाहिए। तो आप इसको लॉजिक से समझो, जो ये पॉइंट है, अगर इसकी फील्ड नीचे होगी तो ऊपर वाले की फील्ड यहां होगी, तभी तो ये दोनों फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगी। अगर आप सोच रहे हो फील्ड इधर होनी चाहिए, इधर होनी चाहिए, इधर होनी चाहिए, तो गलत सोच रहे हो। फिर से सुनो, क्योंकि ऊपर वाले की जो फील्ड होगी वो ऊपर होगी, नीचे वाले की नीचे होगी, इसलिए जब पूरा स्फीयर आएगा तो यहां पे नेट फील्ड क्या हो जानी चाहिए, 0, क्योंकि आपको पता है ना होलोस्फीयर के अंदर नेट फील्ड 0 होती है। तो अगर आप इस पॉइंट पे पूछो, इस पॉइंट पे पूछो, चाहे इस पॉइंट पे पूछो, आप कहीं भी पूछो, हर जगह जो फील्ड होगी वो कहां होगी, डाउनवर्ड ही होगी। हर जगह अगर आप फील्ड देखोगे तो कहां दिखेगी आपको, बोलो डाउनवर्ड ही दिखेगी। बात समझ में आ रही है अच्छी तरीके से, क्योंकि अगर आपने ऊपर वाला स्फीयर कंसीडर कर लिया, उसकी फील्ड ऊपर होगी, इसकी डाउनवर्ड होगी, तभी जाके नेट फील्ड 0 हो सकती है, अदरवाइज वो रिजल्टेंट कभी 0 आ नहीं पाएगा जिंदगी में, ठीक है ना, अदरवाइज कभी भी रिजल्टेंट 0 नहीं आ पाएगा।
ठीक है, इस तरीके के कंसेप्ट, इस तरीके के सवाल एनसीईआरटी में, इवन एनसीईआरटी ने ऐसे बहुत सारे सवाल पूछे हैं। इवन ऐसा बहुत कॉमन सवाल है, कई बार इस तरीके से आपको स्फीयर बना के दे देता है ना। वो कह देता है हमने ना हेमिस्फीयर नहीं काटा, बीच में से कहीं काट दिया, ऊपर से कहीं कट लगा दिया, हेमिस्फीयर नहीं है, अब हेमिस्फीयर नहीं है। और वो बोलेगा, ऐसा सवाल बोल देगा, यहां पे फील्ड अगर नीचे की तरफ I3 है, सॉरी यहां पे फील्ड नीचे I1 है और यहां पे ऊपर फील्ड I2 है। अब देख सकते हो मास सेम नहीं है, मास सेम नहीं है, इसका मास M1 है, इसका मास M2 है, दोनों एक स्फीयर से कट किए, है ना, एक ही स्फीयर को ऐसे कट किया, पर हमने ऐसे बीच में से कट कर दिया। और आप लोगों से एक सिंपल सा सवाल पूछ लेता है, क्या I2 I1 से बड़ा होगा? क्या I1 I2 से बड़ा होगा? क्या I1 I2 के बराबर होगा? क्या I1 और I2 दोनों जीरो होंगे? क्या क्वेश्चन पूछा गया उसने, देखो ध्यान से, ठीक है ना। सवाल देखो ध्यान से, बहुत आसान सवाल है, ठीक है, सवाल बहुत आसान है, बस दिमाग लगाना है आपको। यहां पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा आना चाहिए। सिमेट्रिकली नहीं काटा, ऊपर वाला मास कम है, नीचे वाला मास ज्यादा है, बीच में से काट दिया स्फीयर को, और आपसे बोला यहां पे I1 नीचे और I2 ऊपर है। I1 नीचे, I2 नीचे, इसका जो बचे वाले का जो आपका फील्ड इंटेंसिटी है नीचे और ऊपर वाले की फील्ड इंटेंसिटी ऊपर है। वो बोल रहा है I1 बड़ी होगी I2, भाई नीचे वाला मास तो देखने में पता ही चल रहा है M1 तो M2 से बड़ा है, पर कौन सी फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी। दिमाग लगाना है, इसको जोड़ दो, सोचो क्या होगा। अगर हम इसको जोड़ देंगे तो अगर I1 I2 से ज्यादा होगा तो नेट फील्ड नीचे आ जाएगी, अगर जोड़ देंगे I2 बड़ा होगा तो नेट फील्ड ऊपर चली जाएगी, और अगर दोनों बराबर होंगे तो नेट फील्ड जीरो हो जाएगी। जोड़ के देखो, समझ में आएगा। आप अगर इनको जोड़ दो तो नेट फील्ड कितनी हो जानी चाहिए, इन दोनों का सम क्या हो जाना चाहिए, जीरो। अरे इनको फिर से जोड़ दो तो नेट फील्ड यहां पे क्या हो जानी चाहिए, नेट फील्ड तो हर जगह जीरो होती है ना भाई। नेट फील्ड यहां देख लूं, यहां देख लूं, यहां देख लूं, हर जगह नेट फील्ड क्या होती है, जीरो। तो अगर आप इसको ऐसे काट रहे हो तो जितनी फील्ड ऊपर है उतनी नीचे होनी चाहिए, क्योंकि जब आप जोड़ोगे तो दोबारा से इन दोनों का वेक्टर सम जीरो हो जाना चाहिए। सिंस अगर आप इनको वापस लगाओगे तो इन दोनों का सम क्या हो जाना चाहिए, I1 वेक्टर प्लस I2 वेक्टर क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। डायरेक्शन अपोजिट है पर मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने इसको दोबारा से रख दिया तो नेट फील्ड कितनी होनी चाहिए थी यहां पे, जीरो। तो इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट भाई, ऑप्शन सी करेक्ट आएगा। अबे ऐसे सोचना, इनको दोबारा से रख दूं, मान लो मैंने इसको दोबारा रख दिया, इसके ऊपर ले रख दिया हमने वापस, तो यहां पे नेट फील्ड अगर I2 I1 से बड़ा है तो नेट फील्ड तो नीचे आ जाएगी ना। अगर I1 I2 से बड़ा है, आप इसको वापस रखोगे तो नेट फील्ड तो नीचे आ जाएगी ना, नेट फील्ड जीरो होनी चाहिए। यानी कि सर अरे अरे ये तो बड़ा अजीब सा रिजल्ट है कि मतलब इतने बड़े स्फीयर में से अगर हम एक छोटू सा स्फीयर काट ले, मान लो सर इतना छोटा सा बारीक सा काट ले, है ना, और अलग कर दे, है ना सर, अलग कर दे, तो सर इसकी जो फील्ड है ऊपर की तरफ मान लेते हैं I2 है और नीचे वाले की फील्ड नीचे I1 है। पर अगर आप इनका रिजल्टेंट देखोगे तो जीरो ही होना चाहिए ना हर हाल में, हर जगह हमने बोला नहीं है कि फील्ड कैसी होनी चाहिए, जीरो। लग नहीं रहा होगा आपको पर होगी, आपको फील नहीं आ रहा होगा ऐसे कैसे हो सकता है, पर होगी, ऐसा ही होगा। अरे क्योंकि आप कहोगे सर ये तो छोटा सा मास है, नीचे इतना बड़ा मास है, अरे पर इसका डिस्टेंस भी तो ज्यादा है। ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ मास पे डिपेंड नहीं करता, डिस्टेंस पे भी करता है। कई बच्चे कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है, कई बच्चों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, सर ये तो छोटा सा है और नीचे वाला जो हिस्सा है ये तो सर बहुत बड़ा है, सर इसकी इंटेंसिटी के बराबर कैसे हो सकती है, सर यहां तो मास छोटा है, अरे पर डिस्टेंस भी तो ज्यादा है यहां पे, है या नहीं, और डिस्टेंस से ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगा। अबे भाई यहां पे मास ज्यादा है पर डिस्टेंस भी ज्यादा है, यहां मास कम है पर डिस्टेंस भी तो कम है। ऐसे सोच, ग्रेविटेशनल फोर्स मास के प्रोपोर्शनल पर डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी तो है या नहीं। अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं, हम तो सिर्फ मास को ही देखते रह गए, डिस्टेंस को तो देखा ही नहीं। ये देखो कितने करीब है मास, इस पॉइंट के मास बहुत करीब है और इससे मास कितना दूर है, ये भी तो देखो। जरूर नीचे वाला पोर्शन आपको बड़ा नजर आ रहा है पर उसका मास ज्यादा है पर डिस्टेंस भी ज्यादा है। इस पॉइंट से हर एक जगह का डिस्टेंस कितना ज्यादा है ये नहीं देखा आप लोगों ने, सिर्फ मास को देख के बिखर गए आप। लॉजिक क्लियर हो गया। जिन जिन बच्चों ने यहां पे ये सोचा कि I1 I2 से बड़ा होगा, उन्होंने यही सोचा नीचे मास ज्यादा है, पर ये नहीं देखा कि सर यहां पे डिस्टेंस भी तो ज्यादा है। बात समझ में आ रही है अच्छे तरीके से, अब कॉन्सेप्ट चमक में आ गया, चमक गया अच्छी तरीके से, क्लियर हो गया भाई। जल्दी बताओ फटाफट, क्लियर है, याद रखोगे इस बात को, गलती नहीं करेंगे। अब हम लोगों को पढ़ना है वेरिएशन विद डेप्थ। अब अर्थ के अंदर गहराई में जाएंगे हम, अब अर्थ की गहराइयों में जाके अब तहलका मचाएंगे सर, इसके अंदर जाने की बारी है अब सर। अब हम अर्थ के अंदर जाना चाहते हैं, ठीक है, अब हम और अंदर जाएंगे और देखेंगे कि क्या हो रहा है। चलो
इसको थोड़ा सा पेंट कर देते हैं, है ना, इसके अंदर जाएंगे, बढ़िया सा कलर कर देते हैं। हाँ ये हो गया, ठीक है ना। अब इसके अंदर जाने के चांसेस हैं, इसके अंदर जाके डिस्कशन करेंगे अब होना क्या है। तैयार हो? चलो, टनल बना के हम अर्थ के अंदर चले गए और देखा क्या हुआ। ठीक है, एक बार थोड़ा सा डाउट को भी देख लो, अभी तक मैंने डाउट नहीं देखा, किसी के डाउट आ रहे हैं। सर आई नेट इन एनी पोजीशन ऑफ होलोस्फीयर इज टुवर्ड्स डाउन एंड होलोस्फीयर इज जीरो। होलो हेमिस्फीयर इज डाउन, होलोस्फीयर में तो जीरो होगा डेफिनेटली श्रुति, होलोस्फीयर में जीरो होगा, बिल्कुल सही है आपका कॉन्सेप्ट, बिल्कुल सही है बेटा, ठीक है ना। और उसमें अगर आप किसी भी होलो हेमिस्फीयर में देखोगे, ऐसे देखोगे किसी भी पॉइंट में, अगर आप ऐसे देखोगे तो इस साइड होता है हमेशा, है ना। मान लो अगर आपने ऐसे कट करा है होलो हेमिस्फीयर, तो यहां पे होगा, इस तरफ होगा, इस तरफ इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है ना, उस तरफ होगी, कर्व की तरफ होगी। मान लो अगर आपने यहां से कट किया है तो यहां पे आप देख रहे हो तो इधर की तरफ होगी, अगर आपने यहां देखना है तो इधर की तरफ होगी, होलो हेमिस्फीयर में। होलो में कह सकते हो, सॉलिड में तो जीरो ही होगी, ठीक है ना, सॉलिड में हमेशा जीरो होगी, ठीक है। आराध्या ने क्या बोला पीछे क्वेश्चन में, जीरो, जीरो नहीं है ना, होलो है ना, होलो में जीरो थोड़ी होगी इंटेंसिटी, होलो में इंटेंसिटी जीरो नहीं है। मतलब होलो हेमिस्फीयर अगर आपका आधा है, मतलब हेमिस्फीयर या फिर स्फीयर का पार्ट है, अगर आप देखोगे ये जीरो नहीं हो सकता ना, जीरो नहीं होगा। I1 और I2 जीरो थोड़े ना, जीरो थोड़े ना बेटा, I1 भी है I2 भी है, I1 नीचे की तरफ लग रहा है, I2 ऊपर की तरफ लग रहा है, जीरो थोड़े ना। I1 और I2 सी ऑप्शन सही है, फोर्थ ऑप्शन गलत है, उसने बोला जीरो भी होना चाहिए, इसलिए फोर्थ ऑप्शन गलत है। जीरो क्यों होगा, अगर क्लोज होगा तो जीरो होगा, इनका सम जीरो है, अकेले जीरो नहीं है ये। यस डेफिनेटली गॉस लॉ जैसा ही है ये कुछ कुछ, ठीक है ना, गॉस लॉ जैसा ही है। सर हमें कैसे पता चलेगा कि इसको जोड़ना है? अरे यार ये क्या बात हुई, बावले वाले क्वेश्चन मत पूछा करो यहाँ पे, हमें कैसे पता जोड़ना है? अरे यार तभी तो रियलाइज कर पाएगा कि जोड़ के क्या आता था, अलग करके क्या आएगा, तभी तो पता चलेगा, ठीक है ना भाई, समझ रहा है मेरी बात। मान ले मैं बोलूं तूने और मैंने कुछ पैसे दिए, दोनों को जोड़ के यहाँ पे 500 रुपए हो गए, तूने 300 दिए, बता मैं कितने दूंगा? आप कहोगे हमें कैसे पता जोड़ना है, ये कोई लॉजिक थोड़े ना हुआ, पता तो रखोगे तभी तो पता चलेगा ना भाई, लॉजिक भी तो समझ, तभी तो पता चलेगा कि सर जब वो कंप्लीट सिस्टम था तो वहां पे क्या था। आप ऐसे ही तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, आप उसको तोड़ रहे हो तो तोड़ने से पहले क्या था वही तो सोचोगे, तोड़ने से पहले क्या चीज थी सोचोगे ना, तभी तो आप फाइनल आंसर कर पाओगे। लॉजिक समझो भाई, फिजिक्स सीख रहे हो, अब ये सवाल मत करो बच्चों वाले कि सर हमें कैसे पता, उनको जोड़ के देखना चाहिए था, क्या बात कर रहे हो, ऐसे थोड़ी ना होता है सवाल, लॉजिक भी तो समझे ना बच्चे। चलो अब हम जा रहे हैं गहराइयों में, बड़े ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट की भी गहराई है और बात को भी बहुत ध्यान से समझना, और मैं आपसे सवाल पूछूंगा उसका जवाब भी देना। अब हम क्या कर रहे हैं, अर्थ से थोड़ा सा नीचे चले गए, कहां चले गए, नीचे चले गए, मान लो, ठीक है ना, यहां से देख लो, मान लो हम यहां चले गए, नीचे चले गए, यहां से टनल करते हुए ऑब्जेक्ट को हम यहां पे ले जाके रख देते हैं, यहां पे चले गए। अर्थ का मास कितना था, पूरी अर्थ का मास हमने माना हुआ है एमई, जो पूरी अर्थ का मास हम यहां पे कंसीडर करके चल रहे हैं, मास ऑफ अर्थ इज एमई। किसी भी प्लेनेट की बात कर सकते हैं, हम यहां अर्थ के लिए कर रहे हैं पहले, अर्थ मास, अर्थ का जो मास था वो एमई था। अर्थ का जो रेडियस था टोटल, जो हम देख सकते हैं यहां पे सेंटर से लेके यहां तक का डिस्टेंस, यानी कि ये जो है रेडियस ऑफ अर्थ को हमने लिखा है आर, ठीक है। और हमने यहां पे टनलिंग करी, कितना नीचे आ गए अगर आप ध्यान से देखोगे, मान लो हम डी, डी क्या है यहां पे, डेप्थ, डेप्थ का मतलब होता है आप सरफेस से कितना नीचे आ गए, डी क्या है, डेप्थ, है ना, इसको हम बोलेंगे डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस टूवर्ड्स द सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस टूवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ चल रहे हैं, टूवर्ड्स सेंटर, बात समझ में आ गई अच्छी तरीके से, टूवर्ड्स सेंटर, सरफेस से सेंटर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। आप मुझे बताओ ये डिस्टेंस कितना बचा, चलो ये वाला डिस्टेंस बताओगे मुझे, ये डिस्टेंस कितना बचा, ये वाला डिस्टेंस अब कितना बचेगा, ठीक है बताओ दो, ये डिस्टेंस कितना बचेगा, बता दोगे, नहीं बता पाओगे। ये टोटल डिस्टेंस आर है, आर ई है, ये डी है, तो ये डिस्टेंस कितना बन गया, आर ई माइनस डी, ठीक है। यहां पे हम लोगों को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखना है या फिर इंटेंसिटी देखना है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पे हम लोगों को एक चीज समझनी पड़ेगी, यहां पे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। यहां पे हम लोग सबसे पहले एक स्फीयर बनाते हैं यहां पे, ठीक है ना, ध्यान से देखना स्फीयर को जो मैं दिखा रहा हूं, ये ठीक है, ये स्फीयर नजर आ रहा है, आप देख सकते हो, ध्यान से स्फीयर को देखो, ठीक है। इस स्फीयर को यहां लेके जाओ, ठीक है ना, ये रहा, ऐसे बन गया ना ये स्फीयर, इस स्फीयर को यहां लेके जाओ। बड़े ध्यान से अगर आप देखोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी, क्या चीज समझ में आ रही है, अगर आप इस मास को देखो, इस मास के आउटसाइड एक स्फीयर है, इस मास के इनसाइड भी स्फीयर है। इस मास के आउटसाइड क्या है,
इस मास के आउटसाइड बहुत सारी शेल्स हैं, आप देख रहे हो। इस मास के आउटसाइड आप देख सकते हो सर, एक शेल ये होगी, एक शेल ये होगी, ऐसे बहुत सारी शेल्स बनेंगी इस मास के आउटसाइड। आउटसाइड यानी कि अगर आप ध्यान से देखोगे इस मास के बाहर ये पूरी एक शेल है, आपको नजर आ रही है, ये पूरी एक थिकनेस वाली शेल है। इस शेल का कोई भी इफेक्ट इस मास पे नहीं आएगा। लॉजिक है ना, अभी देखा था ना हम लोगों ने, ऐसा क्वेश्चन भी किया था, याद है या नहीं याद? हमने ऐसा एक सवाल भी किया था, याद है ये वाला? अगर कोई मास होता है, क्या इन 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 स्फीयर्स का कोई इफेक्ट आता है इस पे? बोलो नहीं, सिर्फ अंदर वाले स्फीयर्स का इफेक्ट आता है। अब ये सॉलिड है, ये होलो नहीं है, पर आप होलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर को रिलेट कर सकते हो। आप बोल सकते हो एक सॉलिड स्फीयर बहुत सारे होलो स्फीयर से बना है, 1 2 3 ऐसे बहुत सारे होलो स्फीयर से बना है। किसी सॉलिड स्फीयर को आप कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत सारे होलो स्फीयर तो ले ही सकते हो ना, ऐसे ऐसे बहुत सारे चिपका चिपका के, पास 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 पास, एक बनाया, फिर दूसरा बनाया, फिर तीसरा बनाया, फिर चौथा बनाया, फिर पांचवा बनाया, ऐसे बहुत सारे होलो स्फीयर बनाऊंगा तो एक सॉलिड स्फीयर बन जाएगा या नहीं? बन जाएगा। यानी कि इस मास के बाहर जो स्फीयर है, एक ये वाला स्फीयर हो गया, इसके अंदर एक स्फीयर हो गया, उसके अंदर एक स्फीयर हो गया, इस मास के बाहर जो भी ये थिकनेस वाला स्फीयर आपको नजर आ रहा है, ये शेल नजर आ रही है, ये कोई फोर्स नहीं लगाएगी, ठीक है ना। यानी कि अगर आप ध्यान से देखोगे दिस शेल है ना, या फिर आप देख सकते हो ध्यान से, ये जो भी शेल है ये क्या करेगी, इट विल नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स, ठीक है ना। ये जो आउटसाइड है, आउटसाइड मास जो भी शेल है, आउटसाइड मास जो भी शेल है, ठीक है ना, शेल विल नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स, मतलब इसका कोई इफेक्ट ही नहीं है। मैं इसको चाहे तो यहां पे थोड़ा सा शेड करके दिखा देता हूं, मैं इस मास की बात कर रहा हूं जिसको मैंने येलो से थोड़ा सा यहां पे शेड करने की कोशिश की है ना। ये जो मास है ये वेस्ट है, इसका कोई भी ग्रेविटेशनल इफेक्ट किस पे नहीं दिखेगा, इस वाले मास पे। सिर्फ अंदर वाला स्फीयर इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, सिर्फ अंदर वाला स्फीयर इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? हाँ सर, सिर्फ अंदर वाला फोर्स एक्सर्ट करेगा। हम इसको समझ सकते हैं कि यानी कि अगर हम ध्यान से देखें, ये सिर्फ अंदर वाला जो फोर्स ये वाला है, ये जो अंदर वाला स्फीयर है, सिर्फ ये अंदर वाला स्फीयर इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, बाहर वाला नहीं करेगा। ये बाहर वाला कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा, अंदर वाला। तो यानी कि सर हमारा जो क्वेश्चन हो गया, हमें अपने क्वेश्चन में सिर्फ ये अंदर वाला स्फीयर बनाना चाहिए। यानी कि मेरे लिए जो काम का स्फीयर है वो सिर्फ अंदर वाला है, बाहर वाले का तो कोई काम ही नहीं है। यानी कि जो हम यहाँ पे स्फीयर चूज कर रहे हैं ये वाला, ठीक है ना, इसके अंदर रंग भर देते हैं, ठीक है ना, ये वाला स्फीयर, ठीक है ना, ये वाला जो सिस्टम है, सिर्फ इस स्फीयर को मैं बाहर ले जाता हूं, यहां कट करके, इस सिस्टम को कट करके यहां ले आता हूं। सिर्फ इस स्फीयर का काम है, जिसका रेडियस कितना है, क्योंकि बाहर जो स्फीयर है वो तो कोई फोर्स लगा नहीं रहा, वो तो मास के आउटसाइड है। यानी कि जो भी मेरा मास पड़ा था वो ये मास पड़ा था, इधर पड़ा था डेप्थ में, है ना, कितनी डेप्थ में पड़ा था, डी डेप्थ में। तो बाहर वाले का तो कोई काम ही नहीं है, हमें तो सिर्फ अंदर वाले की जरूरत है। और अंदर वाले का जो रेडियस है वो जाएगा आर ई माइनस डी। अंदर वाले का जो रेडियस है इसको आप आर ई माइनस डी या स्मॉल आर लिख सकते हो, ठीक है ना। तो आप इस पहले इसका मास निकाल लो। हमें पता है अब यहां पे जो भी फोर्स लगेगा, जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा, वो सिंपली हो जाएगा जी टाइम्स जो भी इतने हिस्से का मास है, एमएस लिख देता हूं, मास ऑफ स्फीयर। यानी कि जो भी स्फीयर का मास है, अंदर वाले स्फीयर का मास, इनर स्फीयर का मास, और डिवाइडेड बाय जो भी इसका रेडियस है उसका स्क्वायर, है ना। क्योंकि देखो अर्थ के लिए क्या लगता था, अर्थ के केस में क्या लगता था, एंटायर अर्थ के केस में क्या लगता था, आप जी को क्या बोलते थे, जी टाइम्स मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, जब ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पे होता था। अब देखा जाए ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पे नहीं है, इस वाले स्फीयर की सरफेस पे है। तो ये जो आउटसाइड वाली थिकनेस है इसका कोई काम नहीं है, सिर्फ हमें ये स्फीयर लेना है, हमें सिर्फ अंदर वाला स्फीयर लेना है और मास को यहां कंसीडर कर लेना और इस पे एक्सेलरेशन निकाल देना है। यानी कि जो एक्सेलरेशन आएगा जी एम एस बाई आर स्क्वायर आएगा। अब बात करते हैं एम एस कितना होगा, आर तो हम जानते हैं, आर ई माइनस जी को हम लिख सकते हैं। अब एम एस कैसे निकालेंगे, तो सर यहां पे यूनिफॉर्म डेंसिटी है, इसलिए हम बोल सकते हैं मास ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ। यानी कि डेंसिटी ऑफ अर्थ जो आप कह रहे हो, हम इसको कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। अगर अर्थ की डेंसिटी कांस्टेंट ले रहे हैं तो मास अपॉन वॉल्यूम, बड़े वाले स्फीयर का मास, बड़े वाले का वॉल्यूम, छोटे वाले का मास, छोटे वाले का वॉल्यूम। यानी कि अगर आप देखोगे मास ऑफ छोटा वाला स्फीयर क्या आ जाएगा, मास ऑफ अर्थ इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ। तो यहां से आप सबसे पहले एमएस कैलकुलेट कर लो, एमएस बहुत आसान है। ये हो जाएगा मास ऑफ अर्थ, वॉल्यूम कितना आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगी अर्थ की वॉल्यूम 4/3 पाई आर ई क्यूब। ऐसे निकाल सकते हो। और आप देखोगे यहाँ पे 4/3 पाई कट जाएगा, यानी कि सिंपली आ जाएगा एम ई इंटू आर क्यूब डिवाइडेड बाय आर ई क्यूब। ये आ गया, कितना आसान है। बस अब यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे आप पुट कर दो, आप बोलोगे जी टाइम्स नीचे कितना है आर स्क्वायर, है ना, जी टाइम्स, और यहाँ पे कितना है आर स्क्वायर। एमएस की जगह आप क्या डालोगे, आप डालोगे एम ई और यहाँ पे आ जाएगा आर ई क्यूब और डिवाइडेड बाई आ जाएगा आर क्यूब।
ठीक है ना, यही आ जाएगा। जो चीज कैंसिल हो रही है उसको कर दो, आर ई स्क्वायर से ये कट रहा है, यानी कि यहां से आ जाएगा जी टाइम्स एम ई और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, आप देखो ध्यान से, ये आ जाएगा ऊपर आर और नीचे आ जाएगा आर ई क्यूब, यानी कि एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा आपका, बोलो, ये आ जाएगा जी टाइम्स, आप यहां पे लिख सकते हो एम ई, और यहां पे कितना आ जाएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे, आप आर ई स्क्वायर को अलग कर दो और यहां पे लिख दो आर डिवाइडेड बाय आर ई, आर डिवाइडेड बाय आर ई, ऐसे लिख दो। ठीक है ना, क्यों अलग करा है मैंने भी बताऊंगा, क्योंकि इसको आप स्मॉल जी लिख सकते हो, क्योंकि आप इसको लिख सकते हो स्मॉल जी, जो भी एक्सेलरेशन सरफेस पे होती थी। तो ये फॉर्मूला बन गया मेरा, देख रहे हो ध्यान से, क्या फॉर्मूला बन गया, ये बन गया। फिर से एक बार समझते हैं ध्यान से क्या किया है सर, पूरा अर्थ था और ऑब्जेक्ट अब सरफेस पे नहीं पड़ा, सरफेस से कहीं अंदर ले आयो, कितनी डेप्थ पे, कितनी गहराई पे ले आयो, डी मेरी डेप्थ है, डी मेरी गहराई है, इस गहराई पे ले आयो। इस गहराई पे सर इस पूरे बाहर वाले स्फीयर का कोई काम नहीं है, सिर्फ अंदर वाले स्फीयर का काम है। बाहर वाले स्फीयर का कोई काम नहीं है, सिर्फ अंदर वाले स्फीयर का काम है। आउटसाइड मास शेल विल नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स, जो भी इसके आसपास का भास है ये वाला कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा, सिर्फ अंदर वाले स्फीयर को मैंने यहाँ पे कंसीडर करा। मैंने बोला मास कहां पड़ा है, इसके आउटसाइड पड़ा है, इस डी का कोई काम नहीं है यहाँ पे, है ना। और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी अंदर वाले स्फीयर की, आर ई माइनस डी, इसी को हमने स्मॉल आर मान लिया, इसी आर ई माइनस डी को हमने क्या मान लिया है, स्मॉल आर हम लोगों ने लिख लिया है। अब बताओ अब क्या करना है, अब हम लोगों को पता है कि सर एक्सेलरेशन ये लगेगा ऑन सरफेस, सरफेस पे यही एक्सेलरेशन लगता है ना ऑन सरफेस, कौन से स्फीयर के, अंदर वाले स्फीयर के सरफेस पे कितना फोर्स, कितना एक्सेलरेशन लगेगा, जी एम एस डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। एम एस का मतलब है इसका मास, अरे ये जो भी अंदर स्फीयर था इसका मास एम एस, ठीक है ना। एम एस को कैसे निकाला मैंने, डेंसिटी से, एम एस बाई वी एस एम ई बाई वी, यानी कि मास ऑफ अर्थ बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ, मास ऑफ स्फीयर बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। और यहां पे जस्ट मैंने स्फीयर का वॉल्यूम वगैरह डाल के यहां पे मैंने एम एस को कैलकुलेट किया, एम ई आर क्यूब बाई कैपिटल आर ई क्यूब, और यहां पुट कर दिया, तो ये मेरा एक्सेलरेशन आ गया। सिंपल है। अब आप चाहो तो इसको और फर्दर लिख सकते हो, फर्दर इसको कैसे लिख सकते हो, फर्दर अगर आप लिखना चाहो तो इसकी स्मॉल आर की वैल्यू डाल दो, तो ये हो जाएगा जी, और यहां से आ जाएगा वन माइनस, सॉरी आर की जगह आप क्या लिख सकते हो, आर ई माइनस डी डिवाइडेड बाय आर ई, ठीक है ना, आर की जगह डाल दिया। और चाहे तो कहीं बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है, आप भी ऐसे लिखते हो, आर ई से दोनों को डिवाइड कर दो, तो वन माइनस डी बाय आर ई, ये मेरा फॉर्मूला बन गया फाइनल। चाहे तो आप फॉर्मूले को ऐसे याद रखो, चाहे ऐसे याद रखो। अब मुझे बताओ क्या ये क्लियर हो गया, क्या ये डेरिवेशन भी आप लोग स्कूल में करते थे, बार बार आपको स्कूल में टीचर कहता था इसको करो करो करो, एग्जाम में आएगी आपके, 11th में करवाते थे ना आपको, बट अब तो हमें इसका रिजल्ट चाहिए, पर रिजल्ट कैसे डिराइव करना है ये भी आना चाहिए, रिजल्ट चाहिए पर रिजल्ट कैसे आया उसको डिराइव करना भी आना चाहिए। इजी है एकदम, AK-47 है, जल्दी बताओ फटाफट, क्लियर है, ठीक है ना। बाहर वाले को नहीं लिया, बाहर वाला मास हटा दिया हमने, ये वाला मास हटा दिया, अरे इसकी जरूरत नहीं है ना भाई, ये कोई फोर्स थोड़ा ना लगा रहा है यहाँ पे। आप बोलो ये शेल कोई फोर्स लगा रही है, ये बाहर वाली शेल इस पे लगा ही नहीं रही, तो उसका कोई एक्सेलरेशन भी नहीं हो। अरे फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन भी नहीं है, अगर उसका कोई फोर्स नहीं है तो उसका एक्सेलरेशन नहीं है। सिर्फ इनर स्फीयर को लेना है, सिर्फ अंदर वाले स्फीयर को लेना है, बाहर वाले को मिटा दो, बाहर वाले को मिटा दो, पर अंदर वाले का मास लेना पड़ेगा, उसका रेडियस लेना पड़ेगा, वो मैंने सब लिख दिया, उसका मास कितना है, उसका रेडियस कितना है, वो सब मैंने लिख दिया। यानी कि सर हमें रिलेशन समझ में आ गया। आ जाओ जरा कंक्लूजन पे आ जाओ। कंक्लूजन ये है कि अगर आप किसी स्फीयर के अंदर जाते हो, अर्थ के अंदर जाते हो, आप यहां पे कहीं ऑब्जेक्ट को कंसीडर करते हो, इसका डिस्टेंस अगर आप सरफेस से देख रहे हो तो डी है, सरफेस से ये डिस्टेंस कितना है डी, पर सेंटर से ये डिस्टेंस कितना है आर, और आर को आप क्या लिख सकते हो, आर ई माइनस डी। देखा जाए आर इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, देखा जाए आर क्या है, दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। जहां पे आप एक्सेलरेशन निकाल रहे हो उसका डिस्टेंस सेंटर से दूरी ली गई है, और डी क्या है यहां पे, डेप्थ, गहराई। और यहां पे फॉर्मूला कितना आ गया एक्सेलरेशन का, अगर आप यहां पे देखोगे सिंपली आ गया जी टाइम्स आर डिवाइडेड बाय आर ई, और अगर आप डेप्थ की टर्म्स में लिखना चाहोगे तो जी टाइम्स वन माइनस डी बाय आर ई। दो फॉर्मूलाज बने हैं, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ आर ये वाला फॉर्मूला, इन टर्म्स ऑफ डेप्थ ये वाला, ठीक है ना। ये दोनों फॉर्मूलाज को आप अच्छे से देख लो, मैंने पूरा डिराइव कराया है ये फॉर्मूला, पर अपने को ये याद होना चाहिए, ग्राफ वगैरह आने चाहिए इसके। सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर के अंदर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, प्लीज याद रखना। आप ये मत कहना कि सर स्फीयर के अंदर तो एक्सेलरेशन होता ही नहीं है। अगर होलो होता है, अगर होलो होता है तो यहां पे कहीं भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं होता है, कोई इंटेंसिटी नहीं होता, इसी को आप इंटेंसिटी भी कह सकते हो, यही मेरा इंटेंसिटी है भाई।
आप चाहो तो इसी को इंटेंसिटी कह दो, अरे एक ही बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जैसे होती थी वैसी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पढ़ी थी हमने, इसी को आप इंटेंसिटी बोलो, एक ही बात है, इसी को आप इंटेंसिटी बोल सकते हो। होलो में अगर आप देखोगे आई जीरो होता था, इनसाइड स्फीयर, स्फीयर के अंदर इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक वो कितनी होती थी, जीरो होती थी, बट सॉलिड में नहीं है, सॉलिड में आई जीरो नहीं है, सॉलिड में आई डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, आई जीरो नहीं है, अंदर जीरो नहीं है, इसके अंदर फील्ड इंटेंसिटी जीरो नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे स्फीयर्स हैं, होलो के अंदर कोई स्फीयर होता ही नहीं था अंदर, इसके अंदर हैं बहुत सारे, ठीक है ना, समझ में आ गया अच्छी तरीके से। एक बार फाइनल रिजल्ट कंपेयर करते हैं, ठीक है ना, फाइनल रिजल्ट कंपेयर करते हैं, दोनों को थोड़ा डिटेल में लिखते हैं, होलो सॉलिड दोनों की बात करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे कंपैरिजन करा जाए, सबसे पहले मैं होलो लिख लेता हूं, ठीक है ना, कंपैरिजन किया जाए, ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है, अगर आप होलोस्फीयर की बात कर रहे हो तो ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है, आप यहां पे, ठीक है ना, इंटेंसिटी की अगर हम बात करते हैं, दो जगह डिस्कशन करते हैं, एक बार हम आर डिस्टेंस पे जाते हैं इधर, एक बार आर डिस्टेंस पे जाते हैं इधर, ठीक है ना। तो पहला केस, ये केस नंबर 1 हो जाएगा, केस नंबर 1 में हम क्या कह रहे हैं, इफ आर इज लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ, है ना, अगर आर लेस देन है रेडियस ऑफ अर्थ के, ठीक है ना, होलोस्फीयर है जिसका मास मेरा m है, अगर आप इनसाइड देख रहे हो तो यहां पे आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फिर आई वो हो जाएगा जीरो, अंदर कोई इंटेंसिटी नहीं होगी, अंदर कोई ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं मिलेगी, यहां पे कोई ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं मिलेगी, इसको हम डिस्टेंस को यहाँ पे आर कह देते हैं, आर ही नहीं मतलब आर कह देते हैं, अर्थ थोड़े ना ये आर है, कोई भी स्फीयर लेके चल रहे हैं, तो यहां पे आपको कितना मिल रहा है, ये मिल रहा है, देख सकते हो ध्यान से, होलोस्फीयर के अंदर हम लोग देख सकते हैं। और इफ आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर, है ना, ठीक है ना, आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर, कोई होलोस्फीयर है जिसका रेडियस आर है, यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे एक्सेलरेशन सिंपली कितना हो जाएगा, आई कितना हो जाएगा, सिंपली जीएम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है ना, जीएम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, सॉरी स्मॉल आर स्क्वायर, ये लिखोगे जीएम डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि इसमें सारा मास आप इसके सेंटर पे मान सकते हो, यानी कि ये हम देख रहे थे इनसाइड स्फीयर, ये हम देख रहे थे इनसाइड स्फीयर, स्फीयर के अंदर क्या हो रहा है होलो के, और यहां पे आप देख रहे हो आउटसाइड स्फीयर, स्फीयर के आउटसाइड क्या हो रहा है, स्फीयर के आउटसाइड क्या फील्ड है, स्फीयर के आउटसाइड क्या इंटेंसिटी है, वो ये ग्राफ बनाने के लिए बोल दे तो हम यहां पे इसका ग्राफ बना सकते हैं, ग्राफ बनाने के लिए बोल दे तो हम इसका ग्राफ बना सकते हैं, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लेके बना रहा हूं, ठीक है ना, आप चाहो तो यहां पे दो ग्राफ बना सकते हो, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड वाला ग्राफ बनाना है, ध्यान से देखना, सिर्फ मैग्नीट्यूड वाला ग्राफ बनाना है तो फिर हमें डायरेक्शन को नहीं देखना, हम सिंपली यहां पे बोल देंगे ए और यहां पे क्या बोल देंगे आर, है ना, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड वाला ग्राफ बना रहे हो तो आप सिंपली कह सकते हो कि सर यहां पे तो फिर अंदर कोई भी इंटेंसिटी नहीं है, जीरो इंटेंसिटी है पहले, फिर एकदम से इंटेंसिटी बढ़ गई है और इस तरीके से जाएगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी कहां आएगी, आर पे आएगी, ठीक है ना, अगर मैग्नीट्यूड का बना रहे हो, अगर वे डायरेक्शन दिखा रहे हो, ठीक है ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड का ग्राफ बना रहे थे तो ऐसे, सर अगर आप डायरेक्शन को भी दिखाओगे तो डायरेक्शन नेगेटिव होती है, तो ये ग्राफ आपको इस क्वाड्रेंट में बनाना चाहिए, अगर आप विद डायरेक्शन बनाओगे तो फिर आपको ये ग्राफ कैसे बनाना चाहिए, इस क्वाड्रेंट में बनाना चाहिए, यानी कि यहां पे बनेगा और ये ग्राफ इस तरीके से बनेगा, मतलब अगर आप आई वर्सेस, ठीक है, आर ग्राफ बना रहे हो, मतलब आप डायरेक्शन को भी दिखा रहे हो, अगर आप डायरेक्शन को भी दिखा रहे हो, क्योंकि डायरेक्शन कहां होती है, टूवर्ड्स द सेंटर होती है, तो आपको ये ग्राफ बनाना चाहिए, ठीक है। अब अगर एग्जाम में दोनों ग्राफ हो तो कौन सा बनाए, तो ये वाला, अगर सर एग्जाम में आपको ये वाला ग्राफ दे और कोई ग्राफ दे, ये वाला ग्राफ ना दे, तो ये वाला आंसर भी सही है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिए ग्राफ है, ये डायरेक्शन को भी दिखा रहा है कि सर इस क्वाड्रेंट में आना चाहिए, क्योंकि इसमें मैंने नेगेटिव साइन लगाया नहीं है, नहीं तो डायरेक्शन को भी दिखाओगे तो ये ग्राफ बनेगा। अब आते हैं सॉलिड स्फीयर पे, अब चर्चा करेंगे सॉलिड स्फीयर पे, सॉलिड स्फीयर के अंदर क्या है और बाहर क्या है, सॉलिड स्फीयर के अंदर भी अब फील्ड होगी, अगर आप आर डिस्टेंस पे देख रहे हो, तो अगर आप आर ले रहे हो लेस देन आर ई, लेस देन इक्वल्स टू, अगर आप देख रहे हो आपको आर ले रहे हो लेस देन आर ई, हम अर्थ के लिए डिस्कस कर लेते हैं, सॉलिड स्फीयर में अर्थ सबसे बेस्ट एग्जांपल है, हम इसका रेडियस आर ई ले लेते हैं, अर्थ सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आर लेस देन आर ई अगर आप यहां पे कंसीडर कर रहे हो, लेस देन इक्वल्स टू आर ई दोनों लिख सकते हो, क्योंकि यहां पे कॉन्टिन्यूटी नहीं है, अंदर जीरो है और एकदम से फील्ड बढ़ रही है, इसको बोलते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस ग्राफ, क्योंकि देख रहे हो जीरो से अचानक बढ़ गया, ऐसे ग्राफ को डिसकॉन्टिन्यूअस ग्राफ बोलते हैं, डिसकॉन्टिन्यूटी है, ऐसे ग्राफ में क्या होती है, डिसकॉन्टिन्यूटी, डिसकॉन्टिन्यूटी का मतलब सर जीरो से एकदम बढ़ जाना,
पहले जीरो था एकदम से बढ़ जाए तो डिसकंटिन्यूटी। यहां पे ऐसा नहीं होगा, यहां पे एकदम से नहीं बढ़ेगा, एब्रप्ट इंक्रीज नहीं आएगा, यहां कॉन्टिन्यूस ग्राफ है, इसलिए यहां पे आप इक्वालिटी लगा सकते हो। केस 1 इनसाइड आप देख रहे हो, इनसाइड अर्थ देख रहे हो। अगर आप अर्थ के अंदर देख रहे हो तो आपने यहां पे पढ़ा है आई ले लो या ए ले लो, इसका ग्राफ कितना बन जाएगा, जी टाइम्स आर डिवाइडेड बाई आर, आर डिवाइडेड बाय आर ई, ठीक है ना, यही ग्राफ बनेगा, आर डिवाइडेड बाय आर ई, ये बनेगा। और अगर आप देख रहे हो आउटसाइड, है ना, मान लो आप किसी पॉइंट पे देख रहे हो, आउटसाइड देख रहे हो, यानी कि अगर आप आर की वैल्यू आर ई से बड़ी ले रहे हो, यानी कि आउटसाइड अर्थ देख रहे हो, तो यहां पे जो मेरा फॉर्मूला होगा वो होगा आई इज इक्वल्स टू ए, ये हो जाएगा जी एम ई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ऐसे बनेगा, ठीक है ना, जी एम ई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो यहां पे भी अगर आप ग्राफ देखोगे, फिर से अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड का ग्राफ बनाऊं, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड के ग्राफ की बात कर रहा हूं, है ना, मतलब ए या फिर आई जो भी आप लिखना चाहो, यहां पे आई या फिर ए जो भी लिखना चाहो, वर्सेस डिस्टेंस, अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड देखूं तो आपको दिखेगा ये ग्राफ ऐसे बढ़ेगा पहले और फिर उसके बाद घटेगा, क्योंकि आप देख सकते हो आई प्रोपोर्शनल टू आर है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। कैसा ग्राफ आएगा आप देख सकते हो, इनसाइड स्ट्रेट लाइन, बड़े ध्यान से देखना, स्ट्रेट लाइन क्यों आ रहा है, क्योंकि यहां पे आई प्रोपोर्शनल टू आर है, आई आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आर को जीरो डालो आई जीरो, मतलब सेंटर पे तो इंटेंसिटी जीरो ही है, चाहे सॉलिड ले लो सेंटर पे हर जगह जीरो है, चाहे होलो या सॉलिड, सेंटर पे तो इंटेंसिटी जीरो ही है। सेंटर पे इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी अगर आप ध्यान से देखोगे, जीरो है, सरफेस पे जाओगे बढ़ेगी और उसके बाद घटेगी। तो पहले ये प्रोपोर्शनल है, यहां पे पहले आई प्रोपोर्शनल है आर के, और बाहर जाने के बाद आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, बाहर जाने के बाद ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। मैक्सिमम कहां पे होती है, सरफेस पे। ये कॉन्टिन्यूस ग्राफ है, देखो यहां पे क्या था, जीरो से अचानक बढ़ गया, जीरो से अचानक बढ़ गया, पर यहां पे धीरे 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 बढ़ा और फिर धीरे 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 घटा, डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं है, यहां पे कॉन्टिन्यूस ग्राफ है। इस ग्राफ को आप कॉन्टिन्यूस ग्राफ बोलोगे, वो डिसकॉन्टिन्यूस था, ये कॉन्टिन्यूस कर्व है। कॉन्टिन्यूस मतलब कॉन्टिन्यूटी है, एकदम से अचानक से कोई चीज बड़ी घटी नहीं है, जीरो से अचानक से नहीं बढ़ गया, कॉन्टिन्यूटी है। इसमें अंदर होती ही नहीं है फील्ड, बाहर जाती आ जाती है, सरफेस पे आ जाती है और बाहर जाती आ जाती है, इसमें अंदर भी है और बाहर भी है, बस सेंटर पे जीरो है। और अगर आप डायरेक्शन के साथ बनाओगे, सर इसको कौन से क्वाड्रेंट में बनाना चाहिए, अगर आप विद डायरेक्शन की बात करोगे तो विद डायरेक्शन आपको ये ग्राफ कहां बनाना चाहिए था, फिर आपको ये ग्राफ ऐसे बनाना चाहिए था। अगर आप डायरेक्शन को भी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो ये ग्राफ इस तरीके से बनेगा, यानी कि ये ग्राफ यहां पे आपको ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिए ग्राफ है, सिर्फ सर मैग्नीट्यूड का ग्राफ बनाओ, डायरेक्शन वगैरह को थोड़ी देर के लिए भुला दो। और ये विद डायरेक्शन की, सर यहां पे वेक्टर को देख के विद डायरेक्शन अगर आप देखोगे तो ये ग्राफ आपको ऐसे बनना चाहिए। मैं दोनों क्यों बना रहा हूं, क्योंकि मैं खुद नहीं जानता नीट में वो क्या दे दे, उनकी मर्जी, कई बार डायरेक्शन के साथ दे देते हैं, कई बार बिना दे देते हैं। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं जिसमें वो ग्राफ ये नहीं बनाता, असल में ये होता है ग्राफ पर वो बना के ये आ जाता है, ठीक है। अगर ये ऑप्शन में ही नहीं है तो आपको ये मार्क करना पड़ेगा, अगर ये ऑप्शन में है तो इसको मार्क करना, ठीक है ना। समझ में आ गया अच्छी तरीके से, क्लियर है, क्लैरिटी हो गई, यहां पे ग्राफ से भी क्लैरिटी मिल गई यहां पे। तो डेप्थ के साथ वाला फॉर्मूला अब आपको यहां पे क्लियर है, ठीक है। यहां पे देखो एक क्वेश्चन है, अब आप इसका आंसर कर सकते हो क्योंकि अब तो आपने फॉर्मूला पढ़ लिया, अब तो आप फॉर्मूला जानते हो। व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी वेयर जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस, बताओ। सिंपल फॉर्मूला ही पूछ रहा हूं, बस सिर्फ फॉर्मूला पूछ रहा हूं। इतना पढ़ाने के बाद एक पूछा तो क्या, एक सिंपल फॉर्मूला मैंने आपसे, क्या आप मुझे इसका फॉर्मूला बता पाओगे। What will be the acceleration due to gravity at depth d where g is acceleration due to gravity on the surface of earth? कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था अभी आप लोगों ने, कौन सा सही है इसमें से, g1 माइनस डी बाई आर, ऑप्शन फोर्थ। देखते हैं इसमें भी सब बच्चों का आंसर नहीं है, 66% बच्चे फॉर्मूला पढ़ने के बाद भी गलत, फॉर्मूला कराने के बाद भी गलत। ये रहा भाई g1 माइनस डी बाई आर, और क्या चाहते हो, सारा फॉर्मूला बता दिया, बस एक बार यही पूछा था उसमें भी गलती कर रहे हो। देखो अगला सवाल क्या कहता है, अ बॉडी वेज 200 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, हाउ मच विल इट वे हाफ वे डाउन द सेंटर ऑफ द अर्थ। करोगे ट्राई,
सरफेस पे वेट 200 न्यूटन है। वेट कैसे नापते हैं आपको पता है? सरफेस पे किसी ऑब्जेक्ट का वेट क्या होता है बोलो सर? यहां पे जो इसका वेट होगा वो होगा m इंटू जो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g। सर अब वो बोल रहा है ये डिस्टेंस तो आर ई होता है ना, वो बोल रहा है अगर ऑब्जेक्ट यहां आ जाए तो कितना वेट होगा, यानी कि ये डिस्टेंस हाफ वे है, यानी कि आर ई बाई 2 है। यहां पे जी डैश कितना होगा, यानी कि एक्सेलरेशन कितना होगा, पहले तो ये सोचो। एक्सेलरेशन आ जाएगा तो आप डब्ल्यू डैश बता दोगे m इंटू ए डैश, ये निकाल लो कितना है। सिंपल सा सवाल है, इजी सा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से करोगे तो जल्दी हो जाएगा। दिमाग लगाओ, सोचो कैसे करना चाहिए क्वेश्चन और आंसर कर दो। जल्दी करो जल्दी करो, अगला सवाल भी आसान है। भाई ए डैश आराम से निकल गया होगा। ए डैश क्या हो जाएगा, जी टाइम्स स्मॉल आर डिवाइडेड बाय आर ई। स्मॉल आर तो आपका आर ई बाई 2 हो गया है। स्मॉल आर ई बाई 2 हो गया या नहीं हो गया, ये देखा आप लोगों ने? स्मॉल आर यानी कि सेंटर से डिस्टेंस आर ई बाई 2 है, तो सर ये तो जी बाई 2 हो गया, यानी कि जो हमारा नया वेट आ जाएगा वो एम जी बाई 2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, यानी कि 100 न्यूटन आ जाएगा ना भाई। पहले 200 न्यूटन था ना, ये पहले वेट मेरा एम जी था। अब मेरा एक्सेलरेशन क्या हो गया, जी आर बाई आर ई, और आर क्या है मेरा, आर ई बाई 2, तो जी बाई 2 हो गया, और नया वेट हो गया एम ए को लिख दिया जी बाई 2, आधा हो गया 100 न्यूटन। 100 न्यूटन यानी कि थर्ड ऑप्शन, ठीक है, 100 न्यूटन यानी कि थर्ड ऑप्शन। ध्यान से कर रहे हैं ये वाला, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चंस मैं यहां पे होमवर्क में दे रहा हूं। एक ये वाला सवाल आप लोग होमवर्क में देखोगे, ठीक है, करोगे ट्राई। एक ये वाला सवाल आप होमवर्क में देखोगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पे जो मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूं, ये सवाल मैं होमवर्क में डाल रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में हम रोटेशन इफेक्ट पढ़ेंगे इसका, ठीक है। बस एक चीज मैं आपको जरूर बता दूं, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है, अगर आप अर्थ के सरफेस पे हो तो आपको पता है आपका एक्सेलरेशन मैक्सिमम लगेगा, इससे ज्यादा एक्सेलरेशन नहीं होता, मैक्सिमम एक्सेलरेशन सरफेस पे होता है। अगर आप ऊपर जाओगे तो एक्सेलरेशन क्या करता है, डिक्रीज करता है। हाइट पे जाने पे एक्सेलरेशन क्या करता है, डिक्रीज, और डेप्थ पे जाने पे भी एक्सेलरेशन डिक्रीज करता है। दोनों का रीजन अलग है। जब आप हाइट पे जा रहे हो तो सेंटर से दूरी बढ़ रही है, इसलिए एक्सेलरेशन कम हो रहा है। पर जब आप नीचे आ रहे हो तो सेंटर से तो दूरी घट रही है, तो बढ़ना चाहिए एक्सेलरेशन, पर उस केस में मास कम हो जाता है, क्योंकि ये वाला मास हमारा वेस्ट हो जाता है। मेरी बात ध्यान से समझना, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कई बच्चे कहते हैं सर सरफेस पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम क्यों? सर हाइट बढ़ाने से एक्सेलरेशन घटता है, समझ में आता है, क्योंकि सर हाइट बढ़ रही है तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, सर हाइट बढ़ रही है तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, एक्सेलरेशन घट जाएगा, हम समझ सकते हैं। पर जब सर वो सेंटर की तरफ आ रहा है तो एक्सेलरेशन घट क्यों रहा है? तो भी बढ़ना चाहिए ना सर। सर हाइट पे एक्सेलरेशन कम है, सरफेस पे ज्यादा है, नीचे जाने में तो बढ़ना चाहिए। पर जब आप नीचे जाते हो तो ये वाला मास, आपको बताया था ना, जो ये वाला मास है ये भी आपको हटाना पड़ता है, इस मास का इफेक्ट घटता चला जाता है, यही हमने पढ़ा है ना शेल थ्योरम से। इसलिए डेप्थ पे जाने पे भी एक्सेलरेशन घटेगा, हाइट पे जाने पे भी एक्सेलरेशन घटेगा, एक्सेलरेशन मैक्सिमम सरफेस पे हो, एक्सेलरेशन मैक्सिमम सरफेस पे होगा। अब एक बहुत ही अजीब सा सवाल है, बार बार आप लोगों के एग्जाम में आपको दिखेगा जगह जगह, वो आपसे बोलता है एट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन हाइट एंड डेप्थ वेयर एक्सेलरेशन इज सेम। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन हाइट एंड डेप्थ वेयर एक्सेलरेशन इज सेम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम। तो ऐसे में आप बोलोगे सर हाइट के साथ वेरिएशन हमें पता है, डेप्थ के साथ पता है ना? सर हाइट के साथ भी वेरिएशन पता है, डेप्थ के साथ भी वेरिएशन पता है। सर हाइट के साथ और डेप्थ के साथ हम दोनों को बराबर डाल देते। अब आप हाइट के साथ फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हो? सर GME डिवाइडेड बाय RE प्लस H का होल स्क्वायर। और डेप्थ के साथ आप फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हो? G1 माइनस D बाय R। डेप्थ वाला फॉर्मूला तो यही होता है ना। अगर आप ये यूज करोगे तो आंसर आएगा ही नहीं आपका, मैं आपको बता के चलूं, बड़ी अजीब सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो इसलिए हम लोग यहां पे स्मॉल हाइट वाला यूज करते हैं, यानी कि वो जस्ट सरफेस से जाने की बात कर रहा है, सरफेस से थोड़ा सा ऊपर गए और हाइट और डेप्थ पे सेम आ गया।
यानी कि जब ये वाला क्वेश्चन आए तो याद रखना वो स्मॉल हाइट जानना चाहता है, वो बड़ी हाइट की बात नहीं करेगा यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे आपको स्मॉल हाइट वाला अप्रोक्सीमेशन डालना है और वो बहुत आराम से आ जाएगा। ये आ जाएगा 1 - 2h बाय आर ई। कंपेयर करो लेफ्ट साइड राइट साइड, आपको क्या नजर आ रहा है सर? जी की जगह जी, 1 की जगह 1, आर ई की जगह आर ई, सर 2h की जगह डी नजर आ रहा है, तो डी इज इक्वल्स टू 2h। सो डी इज इक्वल्स टू 2h, ये रिलेशन आ गया। बात समझ में आ रही है अच्छी तरीके से? कहने का मतलब है एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है ना, एट हाइट ऑफ, हम सिंपली कह सकते हैं एट हाइट ऑफ 100 मीटर एंड डेप्थ ऑफ, सिंपली मैं क्या कह सकता हूं, डेप्थ ऑफ 200 मीटर, ए इज सेम। समझ में आ रहा है आप लोगों को? सही कह रहा हूं ना? अगर हाइट 100 मीटर होगी तो डेप्थ कितनी आ जाएगी? 200 मीटर। यानी कि सरफेस से 100 मीटर हाइट और नीचे 200 मीटर जाने पर दोनों जगह सेम आंसर आएगा, सरफेस से 50 मीटर ऊपर और डेप्थ से 50। बट हम लोग इतने कम डिस्टेंसेस को लेते ही नहीं है। 50 मीटर 100 मीटर पे तो हम मान के चलते हैं एक्सेलरेशन चेंज ही नहीं हो रहा। आपको पता है, आप लोगों ने इससे पहले काइनेमेटिक्स में क्वेश्चन कर रहे थे, हम ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते थे, क्या मैं एक्सेलरेशन बदलता था उस क्वेश्चन में? मैं कहता था एक बॉल को मैंने हवा में फेंका, क्या एक्सेलरेशन चेंज होता था वहां पे? नहीं सर, आप तो लेते ही सेम एक्सेलरेशन थे। आप कहते थे एक्सेलरेशन चेंज हो ही नहीं रहा है ना, आप बोलते थे जी तो कांस्टेंट है, पर आप अब कह रहे हो कि हाइट के साथ एक्सेलरेशन बदलता है। पर वो बहुत बड़ी हाइट है, मतलब रेडियस के कंपैरिजन में तो छोटी है, पर ये 10 मीटर 20 मीटर 30 मीटर की हाइट से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये इतनी छोटी हाइट है, यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑलमोस्ट सेम रहता है। 9.8 से 9.7, 9 अगर मान लो 9.8 है सरफेस पे, तो किसी 10 मीटर 20 मीटर की हाइट पे हो जाएगा 9.7999999। तो आपको सर फर्क ही क्या पड़ा? यानी कि जो हम हाइट ले रहे हैं 10 मीटर 20 मीटर 30 मीटर 40 मीटर 100 मीटर, इन हाइट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता एक्सेलरेशन का। जो आप स्मॉल हाइट ले रहे हो वो भी कुछ किलोमीटर्स में होती है, वो 100 टाइम्स 1000 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ से छोटी होती है, बट वो भी अच्छी खासी हाइट होती है। 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर ऐसी हाइट पे जाके एक्सेलरेशन चेंज होना स्टार्ट करता है। ऐसी हाइट पे जाके एक्सेलरेशन चेंज होना स्टार्ट करता है, उनको छोटी हाइट कहते हैं। ये जो मीटर्स में आप हाइट लेते हो वो बहुत छोटी है, वहां तो एक्सेलरेशन चेंज ही नहीं होता। ठीक है ना? ओके, चलो 100 मीटर हमने फिर भी ले लिया। जो 5 किलोमीटर हाइट है और 10 किलोमीटर डेप्थ, वहां पे एक्सेलरेशन सेम होगा। जो 50 किलोमीटर हाइट है और 100 किलोमीटर डेप्थ, वहां पे एक्सेलरेशन सेम होगा। आप ऐसे कह सकते हो। ठीक है, सब कुछ क्वेश्चंस मैंने यहां होमवर्क में डाले हैं, कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। और आज का लेक्चर मैं यहीं पे खत्म करता हूं। मुझे जरूर बताना आज का लेक्चर अच्छे से एंजॉय किया और बहुत ध्यान से, ठीक है ना, बहुत ध्यान से। अगर आप ध्यान से देखोगे, आज जो भी हमने लेक्चर लिया है इसमें काफी नई नई चीजें पढ़ी हैं, इसको बहुत ध्यान से देखना। सब कुछ एनसीईआरटी में नहीं है, कुछ कुछ एनसीईआरटी के आउटसाइड से है, क्योंकि थोड़ा सा पेपर का लेवल बढ़ सकता है, इसलिए हम सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करते हुए चल रहे हैं। उनको बहुत केयरफुली पढ़ना। हो सकता है कुछ चीजें फर्स्ट टाइम पढ़ी हो, कुछ चीजें आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ी हो, बट उसको आप यहां पर भी अप्लाई करोगे। ठीक है, क्योंकि इनके बीच में सिमेट्री, और मैं बताता जाऊंगा क्या क्या चीजें एक जैसी है दोनों में। ठीक है, मजा आ गया? चलो ठीक है, सो इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं, कल मुलाकात करेंगे। तब तक ले टेक केयर, सी यू सून, लव यू ऑल, बाय बाय एवरीवन।